हाँ भाई नमस्कार। अरे बैठ जाओ भाई। 4:15 का मतलब क्लास शुरू होने से होता। 4:15 तुम अपने ट्रक बाहर से चालू करते हो, फिर टहलते टहलते आते हो। बैठे तुरंत। कल भाषा की भूमिका पढ़ी थी और भाषा के कथन पढ़े थे। क्या करना क्या है? मंगलाराम को उधर घुमा लो भले, अगर घुमाना है तो। हाँ भाई चलो बैठे और जीभ को थोड़ा विश्राम दे, बढ़िया से है ना, ऊर्जा बचा के रखें। आज अपन बात करेंगे भाषा के इसी प्रकरण को आगे लेंगे और हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। हाँ भाई अब सुने। सबसे पहली बात विशेषता से, आप ही से कुछ सवाल है मेरे। पहले तो तुम मुंह बंद कर लो आराम से। हाँ भाई आगे सारे और है? कोई पड़ोसी बाहर गया हुआ? बाहर गया हुआ है तो बाहर जाके बैग दे के आ जाओ उसको तुरंत। अब सुनो भाषा की विशेषताएं। पहली बात तो ये सुने कि सवाल क्या आता है। अभी तक जो भाषा की विशेषता से, चाहे सीटेट हो या रीट हो या सेकेंड ग्रेड हिंदी के अंदर सवाल पूछे जाएं, तो एक बेसिक आधारभूत सवाल आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता है और कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये सामान्य बात होती है। तो सबसे पहली बात आप ही से है। कल मैंने वैसे आपको एक कथन लिखाया था कि भाषा एक पैतृक संपत्ति नहीं होकर के कैसी संपत्ति है? अर्जित है। और अर्जित संपत्ति के संदर्भ में मैंने आपको एक कथन लिखाया था कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो अपने अंदर कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो सबसे पहला ये कथन बहुत बार पूछा हुआ है कि भाषा अर्जित होती है या फिर पैतृक होती है? तो भाषा अर्जित होती है। पैतृक का मतलब क्या होता है? कि पिता माता या अनुवंश से जो मिली हुई है। इसका मतलब तो ये हो सकता है कि मान लो किसी का बाप ज़्यादा पैसे वाला है भाषा के मामले में, तो उस बच्चे को ज़्यादा शब्द आएंगे, और बीपीएल वाले को तो आएंगे ही नहीं बिल्कुल। लेकिन उल्टा है, मामला पूरा ही उल्टा है। जो सड़क किनारे सोए रहते हैं, चाहे वो भीख मांगने वाले होते हैं, वो होते हैं, कभी उनसे पंगा लेके देखना तुम लोग। भाषा का विकास अपने में ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा है। हम सोच के बोलते हैं, वो बोल के सोचते हैं। इतना फर्क होता है अपने अंदर। तो भाषा अर्जित होती है। अर्जित का मतलब क्या है? जो चीज तुमने सुनी है वो तुम बोलोगे, सीधी सी बात है। भाई आपने अपने जीवन में, आपसे सवाल पूछा जा सकता सीधा सा कि भाषा का अधिकांश जो होता है वो अर्जित होता है या अधिगम के माध्यम से होता है? तो हमेशा याद रखना, हम अपेक्षाकृत ज्यादातर जो भाषा है वो हमेशा ही अर्जित ही करते हैं। भाई आप लोग स्कूल गए थे, उससे पहले भी तो आपके पास शब्द थे, वो तो अधिगम का हिस्सा नहीं था। अधिगम का मतलब होता है कि व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से भाषा का ज्ञान करवाना। तो जब हम स्कूल जाते हैं तो अपना शब्दकोश तकरीबन 2500 शब्दों का होता है। तो वो 2500 शब्द किसी स्कूल के टीचर ने नहीं सिखाए थे, क्योंकि तुम स्कूल गए नहीं थे। हमने केवल वो शब्द कैसे सीखे थे? किसी को सुन के या किसी को बोलते हुए सुना तो उसका हमने अनुकरण किया, तो वो वहां से सीखे थे। तो ये भाषा का जो अधिकांश होता है वो अर्जित होता है। अब व्यवहार विशेष की वस्तुएं हैं। इवन सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको कई बार देता हूं, गालियां जो सीखी आपने वो तो कोई किताब में नहीं आती हैं। ये ऐसा कभी नहीं कहते कि भाई बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, विधियां वो ठीक पढ़ा लेता है, व्याकरण भी वो ठीक है, जीके वो ठीक है, पर गालियां जो पढ़ाता वो एक ही आदमी है कि वो फलाना राम गालियां पढ़ाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और गालियां तुम्हें आती है? नहीं आती क्या?
नहीं आती? किस किस को नहीं आती? हाथ ऊपर करें और इनका फोटो खींचो। शाम को एक ट्रक मंगवाता हूं, कैलाश पर्वत जाएगा वो, क्योंकि तुम यहां के लायक हो ही नहीं, दिव्य आत्माएं हो, तुम गाड़ी नहीं देते हो। जिसने हाथ ऊपर किया पड़ोसी मारो उसको पकड़ के। अरे सच में नहीं मारना है, इधर आओ। और बुढ़ापे में ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती उधर। हाँ सुनो आराम से। गालियां इसलिए एक उदाहरण है, ये एक सहज प्रकृति होती है अपनी। छोटे बच्चे को भी कभी देख लेना घर में, कभी भी हम लोग गलत शब्द बोलते हैं, छोटा बच्चा चुंबक की तरह उसको खींचता है, और उसको सही सिखाने का प्रयास करो, उसे नहीं आता है। कभी कभार आप फोन वगैरह पे बात करते हो किसी से, दोस्त वगैरह से किसी से बात करते हो, और दोस्त से बात कैसे की जाती है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 7-8 विशेषण लगाने के बाद में आप पूछते हो कहां पे हैं, तो सीधा ही पूछ लेता कहां पे हैं। और आपके हाथ में, गोद में या पास में छोटा बच्चा, भांजा, भतीजा, बेटा बेटी कोई हो सकता है। आपने जैसे ही कुछ गलत शब्द बोला, फिर तुरंत आपको ख्याल आता है पास में कोई खड़ा है, फिर आप उसका चेहरा देखो, वो आपको बहुत भयंकर तरीके से घूरता है ऐसे। उसको अर्थ नहीं पता है, पर यह पता है बोला तो गलत है इस आदमी ने, और वो तुरंत अपने घर में उस विश्वास पात्र आदमी के साथ जाके वो बात साझा करेगा। वो उसके दादा हो सकते हैं, नाना हो सकते, जाते ही बोलेगा पापा ये बोल रहे थे, मामा ये बोल रहे थे, चाचा ये बोल रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे किसी से। ये एक बहुत सामान्य क्रिया होती है। तो गलत शब्दों को हम लोग ऑब्जर्व और एडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, उसका अवलोकन भी जल्दी किया जाता है, उसको ग्रहण भी जल्दी करते हैं। तो भाषा का अधिकांश जो होता है वो हमेशा अर्जित होता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, भाषा परिवर्तनशील होती है कि नहीं होती है? होती है, बिल्कुल। भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले भी मैंने बताया आपको, और आप लोग राजस्थानी में एक उक्ति पढ़ के चलते हो कि भी 2 कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी है, वो बदल जाया करती है। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं, बेसिकली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे पश्चिमी राजस्थान के हैं। ऐसा नहीं है कि अदर जिलों से नहीं आते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी उम्मीद कम है, क्योंकि पूर्वी और उत्तरी राजस्थान पूरा जयपुर में रुका हुआ है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे जोधपुर के माहौल से जो है रीट में अच्छा संबंध बना के चले गए, तो वो लौट के आए तो एक अलग बात है। तो भाषा परिवर्तनशील होती। परिवर्तनशील मैं तो 2 कोस की कह रहा हूं, अपने तो 2 घर छोड़ के भाषा बदल जाती है। मारवाड़ी में भी, हालांकि संवैधानिक परंपरा में केवल मारवाड़ी तक ही लिखा हुआ है कि स्वर सैनी अपभ्रंश आता है। स्वर सैनी से आपके राजस्थानी हिंदी निकलती है। राजस्थानी हिंदी के अंदर 4 बोलियां निकलती है, जिसके अंदर मेवाती आती है, ढूंढाड़ी आती है, मालवी आती है और मारवाड़ी आती है। लेकिन अभी तक भाषा विज्ञानी को पता नहीं है कि मारवाड़ी लोगों ने भी मारवाड़ी को बांट दिया है। हमारे पास जातिगत शब्द है, किसी जातिगत शब्द है, किसी के गांव विशेष के शब्द है, और बाड़मेर वालों का अपना सॉफ्टवेयर पूरा अलग है। कोई लेना देना ही नहीं है भाषा वाषा से। संविधान अपनी जगह पे है, उन्होंने चा को शाह बना दिया, उनको चम्मच नहीं चाहिए, चम्मच चाहिए उनको। वो क्लास को कभी शेयर करते ही नहीं, चेयर करते हैं सीधा, और जब चीयर करना होता वो सीयर कर लेते हैं। बाड़मेर का पूरा पुट ही अलग है, खतरनाक है, नहीं है क्या? कभी इस पहचान को खत्म मत करना, ये याद रखना है। कभी कई बच्चों को कहते हैं, बच्चे अन्य अर्थ ले लेते हैं, सर हमें टारगेट कर, मैं कौन सी तोप चला रहा हूं तुम्हारे टारगेट करके। ये अपनी एक यूनिक पहचान होती है, इसको कभी नहीं खोना। मौलिकता आदमी की बनी रहनी चाहिए। दिल्ली मेट्रो में भी सफर करते करते अगर कोई फोन पे बात कर रहा है, पास में बैठा है, और वो आपसे फोन पे किसी को कह रहा है कि तू ऐसे करना, 2 सम्मस लेके आ जाना, तो तुरंत अपने को पता चल जाए ये बाड़मेर का आदमी है, ये सम्मस ला रहा है, वो भी दिल्ली मेट्रो में, देसी आदमी पक्का। तो भाषा परिवर्तनशील होती, याद रखिएगा। अब एक छोटा सा सवाल, भाषा प्रारंभिक तौर पर बोले तो जब हमने भाषा का प्रयोग सीखा था, तो भाषा अपने अंदर स्थूल थी या फिर सूक्ष्म थी? सूक्ष्म थी कि स्थूल थी? स्थूल थी। हाथ ऊपर करे एक बार स्थूल वाले, बढ़िया से। आवाज बड़ी गहरी आई थी, हाथ बहुत कम ऊपर हुए। यही होता असली जिंदगी में। आपके दोस्त ऐसे ही होते हैं, तू टेंशन मत ले,
भाई बैठा है भागने के लिए, मार तू खा लेना। वो वाक्य पूरा नहीं बोलता, बस इतना सा ही है। अब कितने जोर से बोला स्थूल, और हाथ 1 2 और 2.5 हाथ ऊपर उठे थे। मतलब उन्होंने भी अपना मत बदल दिया, पहले बोला हाँ फिर नहीं। कई बच्चे यहां तक आके माहौल देख करके यूं कर लेते हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा था। तो मतलब भाषा सूक्ष्म होती है। भाई 2 ही वोट है अपने पास में, या तो हां या ना। तो ये 3 बच्चों के हाथ उठे थे, 1 2 बच्चियों ने हाथ उठाए हैं। इनका कहना है कि भाषा स्थूल थी, तो बाकी का मैं मान के चलूं सूक्ष्म थी। अब देखना सूक्ष्म में कितने हाथ उठेंगे। सूक्ष्म कौन कौन मानता है? तो बाकी वाले तुम क्या चाहते हो? तीसरा कुछ और बनाए नियम। अब सुनो, एक तो आपस में ज्ञान मत दिया करो, चूं की भी आवाज नहीं करनी, सुनो बढ़िया से। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो सुन लो। केवल विधिया हिंदी में काम नहीं आएगी। जो बच्चे पिछली बार केवल हिंदी की विधियों के भरोसे गए थे, उनकी भी नैया पर्यावरण गणित सब में पार लगी थी। हाँ, बेशक गणित की परिभाषाएं मैंने जोधपुर के बच्चों को गणित के मेथड्स नहीं पढ़ाए तो मैंने नहीं लिखाई थी, लेकिन जयपुर में पढ़ाया तो उनको विधियां मैंने हिंदी में करवाई, वो वापस नहीं करवाई। उन बच्चों को जो करवा दी उसको 2 बार नहीं लिखाता हूं मैं। तो थोड़ा अच्छे से लेके देखिएगा, दूसरी पढ़ोगे तब आपको लगेगा नहीं ये चीजें तो पढ़ी हुई है, दोहरा हो जाएगा। भाषा सूक्ष्म की तरफ तुम क्यों जाते हो, इसका कारण है अपना। ये गलती तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, मैं आगे 2 से 3 जगह और बता दूंगा तुम गलती करोगे इसी प्रकार की। मैं पहले कह रहा हूं और तुम करोगे, ये मैं कह रहा हूं। अब सुनो, अपने को ये लगता है यार बच्चा जब छोटा होता है तो बेचारे के पास भाषा छोटी सी होती होगी, सूक्ष्म सी भाषा। उस सूक्ष्म का अर्थ छोटे से नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ है तुम्हें भाषा की बारीकियां पता है। तो अपने जब छोटे थे अपने को भाषा की बारीकियां क्या, भाषा का ही पता नहीं था। स्कूल गए थे तुम्हें शब्द लिखने आते थे क्या? अपने को नहीं पता था। अपने जैसे घर पे ही आपके कूलर था तो छोटे बच्चे को पता इसको कूलर कहते हैं। उस बच्चे ने कोई भी खाद्य सामग्री अपने घर में प्रयोग ली, उसको नाम पता ही है, लेकिन स्कूल जब आता है तो उसको लिखना आता है क्या, ये कैसे लिखा जाता है। उसको पता है कि ये शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। बच्चा जब स्कूल जाता है तो याद रखिएगा उसके पास भाषा हमेशा ही कैसी होती है, स्थूल का मतलब होता है ढेर होता है उसके पास में भाषा का। और ढेर शब्द का प्रयोग कहां किया जाता है, जहां यह पता नहीं होता इसमें क्या क्या है। ढेर समझते हो, कचरे का ढेर होता है। जैसे जनरली आप लोग कई जगह लिखते हो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, गलत शब्द नहीं है पर थोड़ा सा असहज शब्द है। ढेर वास्तव में कचरे का होता है। भाई ऐसे कभी तुम लोगों ने कभी झुंड शब्द का प्रयोग मनुष्य के लिए होते देखा क्या? नहीं देखा कभी, क्योंकि झुंड शब्द का प्रयोग किस समूह के लिए होता है, जानवरों के लिए। और आजकल के युवा ऐसे स्टेटस भी लगाते हैं, शेर अकेला आता है झुंड में नहीं आता, फलाना टेकड़ा। मेरे को यह समझ में नहीं आता फिर शेर है क्या, जानवर ही तो है, तो तुम किस बात को खुश हो रहे हो? ये 360 डिग्री पर जब खोपड़ा घूमता है ना आदमी को समझ में नहीं आता है। तो झुंड शब्द का प्रयोग बेसिकली हम जानवरों के लिए करते, तो ढेर का मतलब होता कचरे का ढेर होता है। तो भाषा स्थूल होती है, बच्चे को नहीं पता होता कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। बच्चा बस इतना जानता है जो चीज उसके देखी हुई है उसका तुम बच्चे को चित्र बता देना, बच्चा तुरंत बोल देगा ये है। उसी को तुम लिख के बताओगे राम नाम सत्य, ये तो नहीं पता मेरे को। इसका मतलब याद रखना है भाषा हमेशा स्थूल से क्या चलती है, सूक्ष्म। भाई अभी भी अपनी भाषा सूक्ष्म नहीं हुई है, अभी भी तुम्हें शब्द शुद्धि पढ़ानी पड़ रही है। अभी भी पढ़ते हो तुम शब्द शुद्धि, इसका मतलब अभी भी भाषा का शुद्धिकरण तो नहीं हुआ है। अपना शुद्धिकरण हो जाता, गंगा जी चली जाती अस्थियां, फिर भी भाषा का शुद्धिकरण चलता ही रहता है, ध्यान रखिएगा। चौथी बात सुने, क्या मुझे कोई यह बता सकता है कि भाषा जो है एडजेक्ट यहां से शुरू हुई थी? जैसे आप लोग पढ़ते हो सिंधु सभ्यता के बारे में या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जब हम लोग कार्बन की 14 पद्धति का प्रयोग करके जब पढ़ते हैं तब उसमें बताया जाता है कि इतने हजार वर्ष पहले या इतने लाख वर्ष पहले जो है पृथ्वी का पहले, इससे पहले एक प्रकार की और पृथ्वी हुआ करती थी, फिर वो वापस जो है
विध्वंस हो गया, उसके बाद में ये हुआ। सिंधु सभ्यता में आप पढ़ते हो कि 1750 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक पढ़ते हो। ऐसा कभी पढ़ा कि इस सन से लेकर के इस सन तक शायद मनुष्य में भाषा का पहली बार आविर्भाव हुआ था? पढ़ा कहीं पर? नहीं पढ़ा। अब सुनो दूसरी बात, हम भारत देश से आते हैं, हमें भारत की बात करते हैं हम लोग जब, तो भारत में भाषा का जो लिखित रूप, लिपिबद्ध रूप, जो रूप बताया जाता है, वो सबसे पुराना कहां बताया जाता है? कहां पर? वेद में बताया जाता है। क्योंकि अगर आपके भाषा विज्ञान कोर्स में होता तो मैं आपको अगर भाषा विज्ञान पढ़ाता तो सबसे पहले यही लिखा था कि वैदिक संस्कृत सबसे पहले आई थी जिसमें वेद लिखे गए थे। उसके बाद लौकिक संस्कृत आई थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद में सौरसैनी, सौरसैनी से फिर हिंदी का प्रादुर्भाव होता है। चलो हम मानते हैं वैदिक संस्कृत से आई थी और वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए थे। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस महाशय ने वेद लिखे थे उसको भाषा किसने सिखाई थी? भाई ऐसे तो है नहीं कि वो भाषा ऊपर से लेके आया था आदमी, किसी ने तो उसको सिखाए थे। तब बच्चे, कुछ बच्चे उत्तर देते हैं कि सर उसके गुरु ने सिखाई थी। पकड़ो गुरु को, फिर उसके गुरु ने कहां से सीखी? उसके गुरु से। इसका मतलब गुरु 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 करते घूमते रहो वापस इस पृथ्वी पर। कहने का मतलब क्या है? भाषा प्रारंभ कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसका मतलब नंबर एक बात सुनना तसल्ली से, भाषा का कोई भी कैसा रूप नहीं मिलता है, प्रारंभिक रूप नहीं मिलता है। आदि का मतलब भी क्या होता है? प्रारंभ होता है। दूसरी बात, क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि इतने हजार, इतने लाख किताबें पढ़ लें तो फिर मैं भाषा पूरी पढ़ लूं, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? भाषा तो ताउम्र सीखता रहेंगे हम लोग भाई। ऐसा तो है नहीं कि अभी अपने शब्दकोश में तकरीबन 1,20,000 के आसपास शब्द है मान लो शुद्ध हिंदी के रूप में, बाकी 6,500 विदेशी पढ़ाए जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब ये खत्म हो गए। खत्म क्यों नहीं हुए? कारण की बात, भाई आगे जीवन में कुछ चीजें नई बनेगी तो नए शब्द इजाद करने पड़ेंगे, तो शब्दकोश खत्म नहीं हुआ। आज से कोरोना से पहले कोरोना था क्या जीवन में? अपने शब्द था ही नहीं। कोरोना तो जब आया तब पहली बार पता चला कोरोना है नहीं, इसको नाम दिया गया था। अब ये आगे तक जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक बच्चे इसको एक रोग के रूप में पढ़ते रहेंगे। और वही स्थिति जब बच्चे, आप बूढ़े हो जाओगे, बच्चे कोरोना के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको याद आएगा ये कोरोना उस समय आया था। जब आप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रहे थे उस समय ये कोरोना आया था। और बाकी तो अपने कर्म तो कुछ करने नहीं जीवन में। आजकल के तो अपने बुजुर्ग अपने को बहुत सारे कहानियां किससे सुनाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपने पास में मोटा कांड कोरोना वाला ही है कि हम कोरोना में कितने भीषण तरीके से बचे थे, इतनी खतरनाक महामारी थी। किताबों में तो यही लिखा जाएगा। बाकी अपने को पता, इससे इजी गोइंग लाइफ अपनी थी नहीं जीवन में कभी। दिन भर सो और वापस उठते भी किस लिए थे? वापस सोना होता है। कोरोना के समय मैंने बताया था पिछली बार जब आया था, बच्चों को बताया था, एक मारवाड़ी आदमी के ही कोई ऐसे स्टोरी वगैरह कुछ लगाया हुआ था सोशल साइट्स पर, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी रचनात्मकता थी। तकरीबन दिन को ही लगाया था उसने 12-1 बजे, खुद का फोटो डाल के सोते हुए का, ले जीवड़ा उठ पाचो सोनो है। वो आदमी उठ भी इसलिए रहा है, उसको सोना कोई काम ही नहीं था आदमी के। तो कभी भी भाषा खत्म नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, भाषा का ना तो आदि रूप है और ना ही भाषा का अंत है। भाषा आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है। हिंदी व्याकरण में पूछा जाता है आपसे सवाल, आदि से अंत तक चलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? आद्योपांत। अब मैं तुम्हें यह तो बता दूंगा कि भाषा का ना तो आदि रूप है ना ही अंतिम रूप है, और वहां पर लिख दिया भाषा एक आद्योपांत प्रक्रिया है। अब वहां पर सबसे पहले उत्तर याद नहीं आएगा, मैं याद आऊंगा। इतना लिखाया था, ये तो लिखाया ही नहीं। आद्योपांत का मतलब है आदि से अंत तक चलने वाली प्रक्रिया, या जिसका ना तो प्रारंभ पता हो ना जिसका अंतिम रूप पता हो, वो हमेशा कैसी बात कहलाती है?
आद्योपांत कहलाती है। ये बात अच्छे से लेके चलेगा। अगली बात सुने, आपसे अगर एक सवाल पूछे एग्जामिनर कि सामाजिक संबंधों की आधारशिला क्या है तुम्हारी, क्या है? भाषा है। आप यहां से मान लो साउथ इंडिया जाते हो, गए भी होंगे, अपने यहां से मारवाड़ी लोग कई हैं जो साउथ इंडिया में व्यापार वगैरह भी करते हैं, वहां उनके काम काज चलते हैं। हाँ, हो सकता है यहां से भी किसी के परिवार के लोग वहां रहते होंगे। वहां जब तुम जाते हो, या कभी गए नहीं तो कभी घूमने चले जाओगे कभी मान लो, तो वहां के लोगों के साथ में अपनी दोस्ती नहीं होती कभी भी। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम सामाजिक संबंध स्थापित ही नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो वो लिखते क्या है, लिखने के बाद में वो बोलते क्या है अपने को पता ही नहीं चलेगा। तो एक बालक के सामाजिक संबंधों की जो प्रथम सीढ़ी होती है वो हमेशा ही क्या मानी जाती है? भाषा। भैया आपने सामाजिक संबंधों की पहली पाठशाला परिवार है। बालक का पहला समाज परिवार है। समाज का मतलब क्या है? मुझसे बाद में मेरा क्या? परिवार। परिवार के बाद में क्या? पड़ोस। पड़ोस के बाद में क्या? समूचा समाज है। तो पहला जो समाज होता बालक का वो परिवार होता है। और मेरा परिवार के साथ संबंध किसके माध्यम से हुआ? भाषा के माध्यम से हुआ। तो अपना बाहरी परिवेश के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं वो भाषा के माध्यम से होते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, सामाजिक संबंधों की आधारशिला या सामाजिक संबंधों की प्राथमिक सीढ़ी, सामाजिक संबंधों की जो प्राथमिक सीढ़ी होती है वो हमेशा क्या होती है? आपकी भाषा होती है। ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगली बात करें तो सुने भाषा के साथ में, भाषा का अर्जन होता है कि भाषा का अधिगम होता है? दोनों होते हैं। कौन कौन मानता है कि अर्जन अधिगम दोनों होते हैं? हाथ ऊपर करें, डरे नहीं आप, हाथ नहीं काटे जाएंगे। अच्छा, कौन कौन मानता है कि केवल भाषा का अर्जन होता है? ठीक है। कौन कौन मानता है कि केवल भाषा का अधिगम होता है? अच्छा, ये तो कोई नहीं मानता। अच्छा है, अब सुनो, अर्जन और अधिगम में फर्क क्या होता है वो बताइएगा। अर्जन मतलब बिना सोचे समझे डकार जाना, कहीं पर सुना, अर्थ पता है कि नहीं है, चिपकाना शुरू कर दिया। भले ही वहां पर उसने किस अर्थ में लिया कोई मुद्दा नहीं है, हम उसको उस अर्थ में ले रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई मूवी आती है मान लो, उस मूवी में कोई ऐसा ऊट पटांग नाम होता है हास्य विशेष के लिए, हमें उस नाम का अर्थ पता नहीं है, फिर भी हम उसको लेकर के अपने किसी दोस्त को चिपका देते हैं। जैसे अक्षय कुमार की मूवी आई थी, बहुत पहले आई थी, जिसमें उसका नाम था सचिन टिचकुले। अब टिचकुले मैंने मेरे जीवन में पहली बार ही सुना था उस मूवी में कि टिचकुले जैसा कुछ होता है। कोई बात नहीं, आराम से देखो। हाँ, ये मैं हूं, सचिन टिचकुले नहीं है। हाँ, अब सुनो, नाम क्या था उसका? सचिन टिचकुले। पहली बार सुना टिचकुले, बड़ा मजा आया सुनते ही नाम, कि नाम कितना व्यंग्यात्मक है। अब हमने अपने दोस्त को बोलना शुरू कर दिया, क्या? टिचकुला है तू। और छोटे बच्चों को तो एक बार सिखा दो घर में, वो पूरे घर में बोलता रहेगा, ये भी टिचकुला, वो भी टिचकुला। बच्चे को पता है क्या टिचकुले का अर्थ क्या होता है? कोई मतलब नहीं उसको। उसने केवल उस शब्द का क्या किया है? अर्जन किया है। सुन लिया, बोलना शुरू कर दिया, सुन लिया, बोलना शुरू कर दिया। तो वो होता है अर्जन। अधिगम होता है स्कूल में। स्कूल भाषा की फिल्टर मशीन है, वहां पर आपकी भाषा को मशीन में डाल करके शुद्ध किया जाता है। अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना। अगर मनोविज्ञान की भाषा में कहूं तो अधिगम कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन होना। पढ़ते हो तुम लोग मनोविज्ञान के अंदर कि व्यवहार में परिवर्तन होना। व्यवहार में परिवर्तन कब होगा? जब आप कुछ सीख जाओगे। और व्यवहार चाहे वो व्यवहार लो तुम बोलिए अपना आम जीवन का, आप अपने दोस्त के साथ में तुम अपना बदलाव कर चुके हो, वो तुम्हारे संबंध नहीं है, तो तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब 100% आपने कुछ ना कुछ क्या किया है? अधिगम किया है, सीखा है। तो ऐसे नहीं बोलना, आजकल कोई मान लो दोस्त बदल जाए आपका, रीट्वीट का तैयारी करने वाला, तो उसको यही कहना भाई अधिगम हो गया है क्या? वो समझ जाएगा अधिगम मतलब व्यवहार में परिवर्तन से है। तो अब जब स्कूल आए थे तब आपकी भाषा कैसी थी? शुद्ध नहीं थी।
तो पहला तो आपने ये सीख लिया भाषा का अर्जन होता है। पहली बात तो ये सुन लो, भाषा का अधिगम भी होता है और भाषा का अर्जन भी होता है। लेकिन हम लोग जो ज्यादातर भाषा सीख के चलते हैं वो भाषा अर्जित होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन भाषा का मानक जो रूप होता है, शुद्ध जो रूप होता है, वो हमेशा ही किसके माध्यम से होता है? अधिगम। अधिगम का मतलब होता है, भाषा का अधिगम का तात्पर्य यह है कि तुम्हें एक व्यवस्थित पद्धति के माध्यम से भाषा के प्रयोग, भाषा के मानकीकरण के बारे में सिखाया जाए, वो हमेशा क्या कहलाता है? आपके भाषा का अधिगम। तो याद रखिएगा, भाषा का अर्जन भी होता है और भाषा का अधिगम भी होता है। इस बात को लेके चलना है। हेडिंग डालो, भाषा की विशेषता लिखो नंबर 1। क्या लिखा हुआ था? विकास लिखा हुआ था। विकास में लिखो, तुम करवा दूंगा विकास, चिंता मुक्त रहो। अरे लिखो, हाँ इसी में, मुंह नहीं देखना है, तुम लिखते रहो। जाएगा कहाँ? तुम्हारे दिमाग में कहीं और जाएगा? दिमाग में जाएगा ना। तुलसीदास के गुरु थे नरहरियानंद। वहां उनके पड़ोस में एक बार जीमन था। तो तुलसीदास अपनी तरह बड़े चाव से, जीमन में जब कोई अपने गांव से बुजुर्ग नहीं जाता है तो उनके घर पे भोजन का पात आता है, मतलब जो भी खाना होता है वो थाली में लाते हैं। वैसे नरहरियानंद जी के लिए पात आया था। तो तुलसीदास अपने जैसा था, वहां भी जीम के आया था, यहाँ पात के पास भी बैठ गया। शाम के समय भूखा हो गया बेचारा। अब सुबह का खाया हुआ शाम को तो सामान्य बात थी। तो पहले तुलसीदास ने सारी मिठाई विठाई जो खानी थी खा ली। उसके बाद में नरहरियानंद जी ने पूछा कि हो गया तेरा? बोला हाँ हो गया। तो उन्होंने सारी कटोरी वगैरह बाहर निकाली, रायता था, चाहे मिठाई थी, सब्जी थी, जो कुछ था उसको सबका एक पेस्ट बनाया बढ़िया सा। फिर थोड़ा सा पानी डाला और पतला करने के लिए, क्योंकि ऐसे जाएगा नहीं अंदर। फिर पूरा पी लिया। तब तुलसीदास जी ने कहा पूरा रायता बना दिया आपने, इतना अच्छा, मैं कल खा लेता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये कौन सी खराब हो रही थी। बोला बेटा जब सब पेट में जाके एक ही होना है तो क्या फिर इसको अलग अलग लेने की आवश्यकता है? मतलब उन्होंने तुलसीदास को इसके माध्यम से जीवन का शाश्वत सत्य बताया था कि सबका डेस्टिनेशन एक है, मरेंगे सब के सब। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक प्रभु की भक्ति कर लेना। रिट विट में कोई मतलब वाली बात नहीं, ध्यान रखिएगा, भगवान का नाम लिया करो। लिखो विशेषताएं। नंबर 1 लिखिएगा, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं, पैतृक नहीं। दूसरा लिखिएगा, भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, अर्थात 2 कोस पर पानी, 2 कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। बदल जाती है। तीसरा बिंदु लिखिएगा, एक बालक में भाषा का विकास, एक बालक में भाषा का विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है।
अगला बिंदु लिखिएगा, भाषा एक आद्योपांत प्रक्रिया है। भाषा एक आद्योपांत प्रक्रिया है। अर्थात जिसका आदि और अंत रूप, जिसका आदि और अंत रूप नहीं मिलता है। अगला लिखिएगा, भाषा सामाजिक संबंधों की, भाषा सामाजिक संबंधों की आधारशिला है। सामाजिक संबंधों की आधारशिला है। सॉरी। अगला लिखिएगा, भाषा का अर्जन और अधिगम दोनों होता है। भाषा का अर्जन और अधिगम दोनों होता है। काटापीटी कहीं नहीं करना है, जो बिंदु है उसको चलने दें। अब बता देता हूं भाषा का विकास। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम लोगों ने भाषा के विकास के मजदूर लेके आगे रहो, वो मना कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, विशेषता पढ़ लिया पहले, कोई इशू नहीं है इसका। भाषा के विकास में मैं चाहे आपको 50 बातें लिखा दूं, फिर भी बेसिकली 2 बातें पूछने की प्रबल संभावना है, वो आपको अच्छे से लेके समझना है। सबसे पहली बात, कई दफा एग्जाम में सवाल आ चुका है कि एक बालक जब प्रारंभ में बोलना शुरू करता है या बोलने की चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो आवाज विकसित होती है वो कौन सी होती है? कोई बात नहीं, आपको पता है, क्योंकि तुम ऐसे डायरेक्ट तो बुजुर्ग हुए नहीं हो। पहले बच्चे थे, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया अपने अंदर, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी आया है। तो बचपन याद नहीं है, फिर भी घर में बच्चे बच्चे होते देखा करो उनको। दूसरी बात सुनो, सोचना नहीं है आगे आ जाओ, है ना। अब ऐसे नहीं सोचना मैं बूढ़ा नहीं हूं या मैं नहीं हूं, आराम से मस्त रहो। हाँ, अब सुनो आगे की बात। 1 नंबर सवाल ये। दूसरा सवाल तुमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि एक बालक जब स्कूल जाता है, विद्यालय प्रारंभ की अवस्था, जिसको मैं आगे एक अवस्था में लिखाऊंगा अभिव्यक्ति की अवस्था, उस समय एक बालक में आवश्यक भाषा का संपूर्ण विकास हो चुका होता अभिव्यक्ति के माध्यम से। उस समय अपना शब्दकोश कितना होता है, यह सवाल आया हुआ है। ये हालांकि पूछा मनोविज्ञान के मार्फत है, क्योंकि मनोविज्ञान में भी भाषा का विकास आता है, ध्यान रखिएगा। अब तुम्हारे टॉपिक है नहीं है, वो अलग मुद्दा है, बाकी मनोविज्ञान में भी आता है। तो ये आपके सीधी सीधी बातें आती हैं। लेकिन भाषा का विकास अपने अंदर होता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप का प्रयोग करता है, किस किस प्रकार के चरण बालक चलता है, कौन से पद चलते हैं, कौन से चरण या सोपान चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, आपको कुछ भी सीखना है, जरूरी नहीं बालक की बात है, इस अवस्था में भी अपने को कुछ भी सीखना होता है, तो सीखने के लिए सर्व प्रमुख जो आवश्यक तत्व होता है वो क्या होना चाहिए? क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। अपने मन में जब तक उस विषय वस्तु, उस संदर्भगत विषय के बारे में जानने की तलब पैदा नहीं होगी, जब तक सीखने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक तुम कभी भी नहीं सीख सकते। भाई बिना इच्छा के अगर तुम्हें बिठा भी दूं मैं यहां पर, नहीं सीख पाओगे। और एक होता है तुम्हें सीखने की इच्छा है कि नहीं ये क्या होता है मतलब, और जैसे जैसे बताया जाता अपने को आनंद अनुभूति होती है।
और छोटे बालक, मीडिया और बुजुर्ग आदमी दुनिया के 3 जिज्ञासु प्राणी हैं। इनके सवाल कभी खत्म नहीं होते हैं। मीडिया वाला कभी भी देख लो किसी को, उसके पास सवाल कभी खत्म होते ही नहीं है। वो हमेशा सवाल पूछता ही रहता। लास्ट में नहीं बचेगा तो सांस का ही पूछ लेगा, सांस कैसे आ रही, कैसा लग रहा है, अब लग क्या रहा तुझे पता नहीं, तू भी लेता सांस तो, पर वो सवाल पूछेगा। छोटा बच्चा हमसे अनर्गल कितने सवाल करता घर में, उसको एक बार बता दो फिर भी वो चुप नहीं रहेगा, उसी बात को वापस पूछेगा, बार बार वो सवाल पूछता रहता है। और खैर बुजुर्ग आदमी तो बेचारा टाइम पास करने के लिए सवाल ही पूछेगा और क्या करेगा। बुजुर्ग आदमी आपको जानता है, अच्छे से जानते हैं गांव वाले बुजुर्ग, उनकी मेमोरी नॉर्मल नहीं होती, और बता रहा हूं बहुत खतरनाक होती है। और वो कहते और है ऊपर से, अब बुढ़ापा आ गया याद नहीं रहता मेरे को, मतलब आपको आपके समय के किस्से सारे याद, स्टेप बाय स्टेप आप सुना देते हो हमें, और मैं 1 महीने पहले मिला याद नहीं है। वो टाइम पास करते तुम्हारे साथ में। कभी भी तुम गांव जाओगे ना, तब अब दीपावली आ रही, तुम गांव जाना, जैसे ही तुम्हें कोई बुजुर्ग मिलेगा देखेगा तो बुजुर्ग की जो आंखें हैं उसकी आंखों को तुम पढ़ना एक बार। कभी केवल आंखें वो ही नहीं पढ़ी जाती, बुजुर्गों की भी पढ़ी जाती है। आप देखना अच्छे से, बुजुर्ग आपको बड़ी प्यासी निगाहों से देखता, शिकार आ गया, क्यों 1 घंटे तक तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, इस जिंदगी का 1 घंटा तो तुम्हारे ऊपर काटेगा। वो तुमसे जाते ही वो नाम पूछेगा, पता नाम क्या है? आपने कहा मेरा नाम है श्याम। अच्छा श्याम है, तब आपको लगा पीछा छूटा, पीछा नहीं छोड़ेगा वो। कौन सो श्याम? तो फिर क्या, हाँ श्याम है। ये क्यों? उसने ये 5 सेकंड स्पेंड किए हैं आराम से, कम किए जीवन के। कौन सो श्याम? तो आपने कहा मैं राधे श्याम जी का बेटा हूं। फिर उसके चेहरे की चमक देखना, अलग हो गए। अच्छा राधे श्याम जी का बेटा है। कौन से राधे श्याम जी? वो राधे श्याम जी या वो टंकी के पास वाले, एक स्कूल के पास वाले, वो आपके घर के पास ही नहीं जाएगा, मेरे से लिख के ले लो। क्यों? घर के पास जाए तो उत्तर मिल जाए। तो आपने कहा मैं घनश्याम जी का पोता हूं। ये डोकरा लाया आपको अपने टाइम में, सीधा अपना किस्सा कभी नहीं सुनाता। बुजुर्गों की बहुत अच्छी आदत होती, पहले वो भूमिका बढ़ाएंगे। अच्छा घनश्याम जी का पोता, फिर इधर बैठ, शाबाश, तेरे दादा तो मेरे खास दोस्त हैं। एक बार मैं और तेरे दादा जो है वो मालवा गए थे, अब वो मालवा से पैदल कब लौटेंगे तो तुम उस हिसाब से देख लेना। और अगर बीच में कुत्ता भी भौंका है तो वो आपको कहेंगे कि कुत्ता भौंका था, फिर मैंने पलट के देखा था कि हाँ ऐसा कुत्ता था। तो उनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती है। तो बुजुर्ग आदमी की एक अच्छी आदत है, बेचारा वो किस्सा सीधा नहीं सुनाता, पहले भूमिका बनाएगा। उसी प्रकार छोटा बच्चा जो होता है उसकी कभी जिज्ञासा खत्म नहीं होगी, बस एक बात को 10 बार पूछेगा। आपसे पूछेगा वो क्या है, आप कहोगे पंखा है। 2 मिनट बाद में वो अपनी माता से वापस पूछता है, मम्मी वो क्या है? वो पंखा है। क्यों? वो उसको बार बार इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो शब्द उसकी मेमोरी से स्लिप हो रहा है, उसके उच्चारण में नहीं आ रहा है। अपने को लगता बच्चा अपना स्वाद ले रहा है, स्वाद नहीं ले रहा, बेचारे को याद नहीं हो रहा वो उच्चारण। मारवाड़ी मां से 2 बार ही पूछना, 3 बार नहीं पूछना है, क्योंकि पुरुष माता का उत्तर बहुत भीषण होता है। तीसरी बार अगर वो काम कर रही है, परेशान है, फिर बच्चे ने पूछ लिया ये क्या है, थारे बाप रो माथो है, दिखे कौन पंखो है, बच्चे सीधा उत्तर अपना यही होता अपनी मारवाड़ी मां का। अब सुनो, मैं भाषा विकास की यहीं से बात सिखाता हूं, कैसे सीखेगा। सबसे पहले मित्रों आपके मन में क्या उत्पन्न होगी? जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा तो रोज उत्पन्न होती है। ऐसे ख्याल आता ना कभी कभी, बस आज से हाथ पानी ले लेंगे, पढ़ाई करेंगे, बस। रोज तुम कसमें खाते हो, वो सब झूठे हैं। और फिर आपके पास लॉजिक भी हो कसम खाते ही तोड़ने के लिए। ये फिल्मों में अच्छा लगता है, व्यवहारिक जीवन में अच्छा नहीं लगता। जिज्ञासा तो रोज होती है। आप में से आधी आत्मा ऐसी है जो हर तीसरे दिन कॉपी के पीछे टाइम टेबल बनाती, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, 9 से। अरे तुम कोई डॉक्टर हो क्या, चेक करोगे? पढ़ने का कोई शेड्यूल नहीं होता है। तैयारी वाले बच्चे के लिए जब जागे तभी सवेरा है, कभी भी पढ़ सकता है। जिज्ञासा उत्पन्न रोज होती है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तुम पहला काम तो करते हो, स्टेटस लगाते हो, तूफानों की तरह ये करेंगे वो करेंगे, चिराग तो वहीं जलेंगे जहां तूफान चल रहे हैं। अरे भाई रूम में बैठ के जला ले, तूफानों में क्यों जला ले तेरे को चिराग?
और स्टेटस लगाने के बाद में तुम थक जाते हो, फिर सो जाते हो। स्टेटस लगाए रातों रात बाजी पलट देंगे। 6 महीने से बेडशीट नहीं पलटी, पहले वो पलट फिर बाजी का देखेंगे। बाजी बाद में पलटी जाती है। जिज्ञासा उत्पन्न होना सीखना नहीं होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। बोले तो प्रयत्न, जिसको दूसरा नाम क्या देते हैं अपन? अनुकरण। अनुकरण तो एक बार कर लेने से काम नहीं होता है। एक बार से होता तो बच्चा मां से दूसरी बार नहीं पूछता वो क्या है। क्या है? बोला कौवा है। क्या है? बोला कौवा है। तो बार बार वो आपका खून नहीं पी रहा है, वो अनुकरण कर रहा है। और उच्चारण का क्या कर रहा है? इसके लिए ज्ञान को स्थायी करने के लिए क्या आवश्यक है? अब सुनो आराम से, 2 सवाल। कभी भी पूछ ले तुमसे कि भाषा के विकास के लिए प्रथम सोपान, प्राथमिक सोपान क्या होता है? वो तो है जिज्ञासा। और सबसे महत्वपूर्ण सोपान कौन सा होता है? अभ्यास। जिज्ञासा तो एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के 24 घंटे में होने वाली सेकंड से 4 गुना होती है। आप 1 सेकंड में 10 जिज्ञासाएं पैदा होती है तुम्हारे यहां। मुझे सुनते सुनते ही तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहां कहां चल रहा है, आस पड़ोस में चल रहा है कि कहीं अमेरिका में चल रहा है। कोई ये सोच रहा वो चीते वहां आए, क्या होगा उन चीतों का। कोई ये सोच रहा है कि अभी ख्याल आया कि सुबह भी भगोला नहीं धोया था, अभी भी नहीं धोया तो जाते ही बर्तन धोने और पड़े हैं। किसी को लग रहा सब्जी लानी है, फिर भाषा का विकास चल रहा है। इतनी जिज्ञासाएं हैं। उसके बाद में रामायण और है, शाम को मंदिर जाऊंगा, जाना सार्थक होगा कि नहीं होगा, भगवान तो मिलेंगे पर देवी मिले कि नहीं मिले वो भी समस्या रहती है। तो कई सारी समस्याएं तुम्हारे दिमाग में दौड़ रही है। तो जिज्ञासा का उत्पन्न होना, प्रयत्न या अनुकरण, और उसके बाद में मित्रों क्या चाहिए? अभ्यास। अब बात आती है अवस्था पर, सुनो धैर्य से। बालक में सीखने में कितनी अवस्थाएं चाहिए? 4 अवस्था में सबसे पहली अवस्था आती है प्रयत्न की अवस्था। प्रयत्न की अवस्था का मतलब क्या होता है? केवल जिज्ञासा तो कई बार आपके सोते सोते उत्पन्न होती है कि आज सो जाते हैं, कल बस माहौल बदल देंगे। लेकिन माहौल सुबह उठे तो बारिश हो रही थी तो भगवान नहीं बदल दिया। फिर आपको यार जब भगवान नहीं बदलते अपने को क्यों बदलना? सो रहे आराम से तसल्ली से। अब सुनो तसल्ली से बात को। प्रयत्न का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा के बाद की कड़ी होती है। और जिज्ञासा के बाद की कड़ी होती है तो ये सवाल आता है यहां से सीधा सीधा जो मैंने अभी आपसे पूछा है, एक बालक में सर्वप्रथम कौन सी आवाज विकसित होती है? वो इसी अवस्था में विकसित होगी, सुनना। सबसे पहले इसको लिखा पढ़ी में नहीं लेना, मैं केवल आंशिक बता रहा हूं। 0 से 3 माह का बालक, जन्म से 3 माह का बालक क्या किसी प्रकार का शब्द या ध्वनि बोल सकता है क्या? आपने मनोविज्ञान में स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि इस अवस्था में बालक केवल और केवल भूख और दर्द को यानी पीड़ा को रोकर अभिव्यक्त कर सकता है। या तो छोटे बच्चे को भूख लगी होती है तब वो रोएगा, या फिर उसको पीड़ा होती है तो वो रोता है, बाकी कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, आधुनिक जो माताएं हैं वो बच्चे को ऐसे परेशान करती है, वो अलग बात है। अब बच्चा सो रहा होता आराम से, जैसे आंख खोली जाके, अब उससे जाके पूछ रही क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? उससे पूछ रही मेरा बेटा क्या कर रहा है? बेटा कुछ नहीं कर रहा, 2 बजे क्लास जाएगा रीटवाड़ी में। 3 महीने का बालक क्या करेगा? या किसी उसकी सहेली का फोन आ जाता, सहेली भी एक सवाल पूछ लेती है, 2-2.5 महीने का बच्चा होता फिर भी पूछ लेती है तेरा बेटा क्या कर रहा है? जिम गया हुआ है। 2.5 महीने का बच्चा क्या करेगा ये बताओ मेरे को? वो सो रहा बेचारा उसको। अब 2-2.5-3 महीने का बच्चा होता, माँ उसको उठा रही है, बोल मम्मी बोल। और अगर गलती से ही भगवान उसे ऐसी दिव्य शक्ति दे और वो बोल दे, ले मम्मी बोल दिया, अब नहीं, अब क्या कर लेगी तू बता मेरे को? मैंने मम्मी बोल दिया, काफी दिनों से ऐसे झिड़क रही है मम्मी बोल दिया मम्मी, अब क्या उखाड़ लेगी? मां को अस्तित्व का डर होता है भाई, वो मम्मी बोलेगा, आपको ही बोलेगा, बाहर तो पड़ोस में जाके तो नहीं बोलेगा मम्मी है मेरी। तो परेशान नहीं किया करे ऐसे बच्चों को, है ना। उसको सोने दो 2-3 साल, उसको पता आगे रीट आएगी, सब कुछ आएगा। जीवन में दुख बहुत है उसके, क्योंकि आजकल के बच्चों में ये चीज देखी है कि अपने कभी भी किसी को याद हो गया कि बचपन में सर दर्द हुआ था,
कभी बहाना भी नहीं बनाया होगा। लेकिन आजकल के बच्चे नए बहाने बनाते हैं, उनके सिर दर्द होने लग जाता है, उनके पैर दर्द करने, अपने को पता ही नहीं था पैर है कि नहीं है। अपना शरीर पूरा अलग होता था और पैर पूरे ही अलग होते, चंबल के डाकू की तरह, क्योंकि पूरे दिन रेत में रहते थे अपन। कहीं ऐसे किसी के पुरानी फोटो मिल जाए तो देखना, घर पे पहले फोटो खिंचाने का बड़ा फैशन होता था, तो अपने फोटो कभी ऐसे सोशल मीडिया पे डाला करो। ये अभी के फोटो मत डालो, पुराने वाले डालो जहां पर चेहरा धोया हुआ है, भैरूजी की तरह काजल लगाया हुआ है, और पैर साथ में जो दिख रहे हैं बहुत भयंकर वाले जैसे लग रहा है, ये मॉडिफाइड पैर है जो अलग लगाए गए ऐसे पूरा। तो बच्चे को परेशान ना क्या करे, बच्चे को खेलने दे आराम से। 0 से 6 माह का बालक, इस अवस्था में बालक केवल और केवल आनंद की अनुभूति करवाएगा। जब उसको अच्छा लगेगा तो अलग एक्सप्रेशन देगा। जैसे पानी पिलाओगे तो वो खुश होगा तो पानी को वापस बाहर फेंक देगा फुहारा बना करके, वो हंसेगा। वो आप उसके सामने होठ अगर बजाओगे तो वो आपके साथ में होठ बजाने का प्रयास करेगा। ये 0 से 6 माह के 3 से 6 माह के बालक में होता है। 3 से 6 का मतलब कोई रिचार्ज नहीं है कि ये 90 दिन का होते ही सुबह को हाँ चल हंस, कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो 6 महीने तक ही नहीं करे ऐसा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता सब में पाई जाती है। 8 से 10 माह का बालक अब ये मत सोचना 2 महीने कहां गया वो, हाँ नहीं सोचना है ना, क्योंकि मनोविज्ञान भी कुछ नहीं लिखती। इसका कारण बताता हूं। यहां पर बालक के अंदर ध्वनियों का संधि काल होता है, मतलब यहां वही प्रयत्न चलता रहता है। तो 2 महीने, जैसे चौमासा कैसे होता है, साधु वगैरह अज्ञातवास में जाते हैं, इसी तरह बालक अज्ञातवास में है। 8 से 10 माह का बालक जो होता है वो पहली बार किसी ध्वनि को निस्सरित करने का एक सार्थक प्रयास करता है, और अपने अंदर जो सबसे पहली आवाज विकसित होती है वो किसकी आवाज विकसित होती है? क्योंकि सबसे आराम से मुंह ही फाड़ा जाता, बाकी कुछ नहीं होता है। बस सबसे पहले आकारांत ध्वनि होती है। कभी भी ऑब्जर्व कर लेना, घर में बच्चा पानी को हमेशा क्या कहता है? पा। और खैर अपने घर में बा तो होते ही हैं, तो बा, फिर बोलता माँ, माँ नहीं बोलता है, माँ बोलता है। माँ तो हम भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि इतना जोर अपन देते ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये पा से फिर क्या बोलता है? पा। अब इसकी माता यहां खुश हो जाती फालतू में कि देखो छोरा मेरा पापा बोल रहा है। अरे वो पापा नहीं बोल रहा है, उस आदमी के पास वो सिंगल सॉफ्टवेयर है, उससे एक ही आवाज निकलती है, मजबूर आदमी है तब बोलता है। बाकी लास्ट बार इन पूछो कब बोला था पापा? पापा के तो नंबर भी सेव नहीं रखते होंगे, और फोन आ जाए तो डायरेक्ट तो लड़के फोन और नहीं उठाते, पापा का आ जाए तो पहले सोचेंगे इस आदमी ने आज फोन किया कैसे, फिर सोचते हो कोई कांड तो घर तक नहीं पहुंचा, फिर मम्मी से पूछा जाता है फोन आया था किसका? किसका आएगा, घर से आया था, कुछ काम था क्या, घर पे कोई आया क्या? नहीं वैसे ही किया था। ऐसे तो अपने को पता है कि ऐसे तो अपने से कोई काम ही नहीं होता है। तो पापा नहीं बोलता है, उस बेचारे के पास में सॉफ्टवेयर ही वही होता है, तो इसलिए वो पा की आवाज उच्चारित करता है, ये याद रखिएगा। तो इससे एक ही सवाल बनेगा, सबसे पहली ध्वनि निस्सरित कौन सी होती है? आ की। आपसे अगर पूछ ले एक बच्चा सार्थक शब्द कब बोलता है? बिल्कुल, कुछ मनोवैज्ञानिक 11 माह भी लिख के देते हैं, मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन हिंदी में 12 माह ही माना जाता है, और वो भी स्पष्ट ये लिखा जाता है कि 10 से 12 माह का बालक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वास्तव में ही 10 महीने के होते तो कुछ शब्द बोलने लग जाते हैं, और कुछ अपने जैसे होते हैं उनको पता आगे जाकर के जीवन में वैसे भी ज्ञान देना ही देना है, तो 2 साल ही नहीं बोलते हैं, आराम से ढीठ होके सोते रहते हैं। जो बच्चे अमूमन तौर पर शारीरिक रूप से जो हष्ट पुष्ट होते हैं, मोटे जो होते हैं, वो बच्चे कम बोलते हैं, वो थोड़ा देरी से चलते हैं। उनको खुद को पता है कि जिंदगी एक सफर है, वैसे भी तो सोए आराम से 2 साल, बाकी तो सुबह कॉम्प्लेक्स जाना यार, शाम को कल्पत्रु है ही, तो फिर घूमना फिरना तो आराम से सो जाया करें। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये व्यक्तिगत भिन्नता की बातें होती हैं। कुछ बच्चे जल्दी बोल जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते 3-3 साल तक नहीं बोलते हैं। तो उनका कारण क्या होता है? कुछ को देवी सिद्धांत से जोड़ देते हैं, बाकी उनका कारण ये होता है कि उनके अंदर स्वर यंत्र जो होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं, उनमें विकसित होने में समय लगता है। तब अच्छे से याद रखिएगा, जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। अवस्था पहली प्रयत्न की अवस्था, कभी भी पूछ ले आयु कितनी होती है? 1 वर्ष। पहली ध्वनि कौन सी विकसित होती है? आकारांत।
एक शब्द कब बोलता है? सार्थक शब्द 10 से 12 माह के बीच में कभी भी बोल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। और कोई जरूरी नहीं है, मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद 12 महीने के होके नहीं बोले, वो 2 साल भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, लाखों करोड़ों में ऐसे एक आध केस आता है जो सुन तो लेता है लेकिन स्वर यंत्र विकसित नहीं। ये कोई करोड़ों पे ऐसा कोई एक आध मुद्दा ऐसा होता है। मैंने भी मेरे जीवन में ऐसा नहीं देखा, केवल किताबों में पढ़ा है कि ऐसे कुछ बालक हो सकते हैं जो विशेष होते हैं। बाकी हमें अपने आसपास में जो नहीं बोलने वाला बालक मिलता है वो अमूमन तौर पर बहरा भी होता है, मतलब गूंगा और बहरा दोनों काम ही नहीं होते हैं उससे। लेकिन ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सुन तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। तो ये अवस्था याद रखिएगा, ध्यान रखें। दूसरी बात सुने, मित्रों, दूसरी अवस्था आती है बिल्कुल अनुकरण की अवस्था। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहां होता क्या है, बस, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ये 2.5 वर्ष तक अपनी अंतिम सीमा में चली जाती है। 2.5 वर्ष तक अंतिम सीमा में जाने का मतलब है कि एक बालक अनुकरण की अवस्था में अपनी आवश्यकता के अनुसार टूटे फूटे वाक्य बोलता है। और यह कथन छपा हुआ सीटेट का पेपर मिलाना पुराना, उसमें लिखा हुआ है कि एक बालक अपनी आवश्यकता के टूटे फूटे अस्पष्ट वाक्य बोलता है। यहां पर बालक कभी भी पूरा वाक्य नहीं बोलेगा, आप ऑब्जर्व कर लेना। जैसे उसको अपनी मम्मी के पास जाना है तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास नहीं, वो सीधा मम्मी फिर जाऊंगा, खत्म। वो के पास को खा जाएगा, क्योंकि इतना लंबा वाक्य वो नहीं बोलता है। तो सीधा सवाल आता है कि आवश्यकता के टूटे फूटे वाक्य, या यूं कहें कि 2 से 3 शब्द के वाक्यों का अस्पष्ट उच्चारण कहां पर होता है? अनुकरण की अवस्था में। यह ध्यान रखिएगा। तीसरी बात सुने, यह होती है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। यहां पर तुम्हारे अंदर जागता एक वैज्ञानिक मूर्त अमूर्त की अवस्था। यहां से हम शुरू करते हैं कल्पनाएं। यहां पहली बार आते आते बालक शब्दों की कल्पना करता है कि अगर इसको ये कहते हैं तो शायद इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं तो इसको ये कहते होंगे। ये ऐसी कल्पनाएं बालक यहां पर करता है। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि एक बालक में भाषा विकास में कल्पना किस अवस्था में विकसित हो जाती है? मूर्त अमूर्त की अवस्था में। ये वो अवस्था है जब आपने पहली बार अपने अंदर की उस दिव्य शक्ति को जाना था कि चांद, जब मैं रुक जाऊं तो चांद भी रुकता है, मैं रुक जाऊं तो सूरज भी रुकता है। ये दिव्य शक्ति का पता आपको उस समय चला था। प्रयोग नहीं किया कभी? ऐसे चलते चलते देखा सूरज रुक गया, फिर चेक किया चल रहा है क्या, फिर पता चला यार मतलब अपन हल्के आदमी तो नहीं है, सूरज अपने कंट्रोल में चल रहा है। खुले आंगन में जब सोए थे चांद की तरफ देखा था, इसमें क्या हो सकता है? किसी ने बोला एक बुढ़िया सूत काट रही है, फिर हमने सोते सोते कल्पना की होगी। किसी ने ऐसे भयंकर भी सोचा होगा यार अभी सूत खत्म नहीं हुआ क्या, बुढ़िया अभी भी काट रही, सूत ले जाता कौन है वहां? अपने को दादी नानी मम्मी किसी ने सुलाते हुए ये कहा होगा कि बेटा सो जा। अपने समय हालांकि ये उक्ति कम चलती थी, आजकल के बच्चों के लिए चलती है कि बेटा सो जा, परी आएगी तेरे लिए खिलौने लाएगी। अपने तो कुत्ता आता था और खिलौने लाता था। जनरली गांव में अपने यही चलता, बेटा सो जा, कुत्ता खा भी सकता है, कुत्ता आ भी सकता है, सो जा। आजकल के बच्चों को बेचारों को सुलाया जाता है कि बेटा परी आएगी तेरे लिए खिलौने लाएगी। ये केवल एक झूठा वहम है। परी ता उम्र नहीं आती है, ना बचपन में आती है ना परी जवानी में आती है, और फिर मार और देते आदमी को कि ऊपर स्वर्ग में परियां मिलेगी। ये भी कहा स्वर्ग में परियां नाच रही है, तो परियां धरती वाली भी न्याल नहीं करती, तो स्वर्ग के भरोसे ऊपर नहीं जाना, अपने तुरंत मना कर देना, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता परी जैसा, ध्यान रखिएगा। कल्पना का विकास होता है मूर्त अमूर्त की अवस्था में। और मित्रों चौथी अवस्था जिसकी मैंने बात की है सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आपकी कौन सी अवस्था? अभिव्यक्ति अवस्था। आदमी की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, आदमी कभी वर्तमान को नहीं जीता है, वास्तव में नहीं जीते, तुम भी नहीं जीते, मैं भी नहीं जी पाता हूं।
मुझे अभी तुम्हारी क्लास की कोई चिंता नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं, अगर मेरे दिमाग में आज के दिन का ख्याल आ रहा तो एक ही बात है, 9:15 क्लास मेरी फ्री होगी। 9:15 कब बजेंगे मेरे? मतलब मैं फ्यूचर को लेकर जी रहा हूं। तुम ये सोच के बैठो कल क्या होगा, या फिर उसका रोना रोते अपन लोग, यार काश वो ऐसे नहीं करते तो ये हो जाता। हमने वर्तमान को जीना सीखा ही नहीं है, फ्यूचर के प्रलोभन में खुद को खत्म कर लेते हैं। अभी तालिबान वालों ने अफगान पर जो 1.5 साल पहले आक्रमण करके उसको हथियाया था, जैसे बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, उसी समय उनके कमांडर ने एक बहुत भयंकर बात की थी, जो स्टेटमेंट छपा भी था अखबार में, कि अगर मर गए तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग मिलेगा, और ऊपर शराब की नदी बहती है। कहां पर? स्वर्ग में। क्योंकि मुस्लिम धर्म में शराब पीना वर्जित लिखा हुआ है कुरान में, हालांकि सब जगह वर्जित ही है, शराब पीना गलत है, हाँ, लेकिन वो उनको कहा गया कि ऊपर शराब की नदी बहती है। इसका मतलब एक बात आप सोचना, वो इतने वाहियात दिखते हैं पर वो शराब नहीं पीते हैं। तालिबानी आतंकी देखने में इतने वाहियात लगते हैं, एक बार तो ऐसे आराम से तुम खोए हुए बैठो और पास में आके बैठ जाए तो काम खत्म अपना। वो शराब नहीं पीते, क्योंकि उनका मानना है कि आदमी शराब पीने के बाद में भावुक हो जाता है। जो सामान्य स्थिति में दोस्त होता है वो शराब के बाद में भाई बन जाता है। फिर भाई बेटा टेंशन मत, सब कर देंगे सुबह, और सुबह तो भाई खुद ही नहीं उठता है, क्या करे, क्योंकि रात तो देर तक पी रहा था भाई। तो वो शराब नहीं पीते हैं। और एक बात उन्होंने और कही थी कि जब तुम जन्नत जाओगे वहां पर बॉलीवुड की अभिनेत्रियां तुम्हारा स्वागत करेगी, मतलब श्रीदेवी वगैरह वेट कर रही तालिबानी कब आए, कब उनका स्वागत करें। तो ये लोभ दिया जाता, अपने मना कर देना, यमराज आए तब बोला नहीं चल रहे हैं, एक रीट और देखेंगे। देखो इधर आओ, अभिव्यक्ति में सबसे पहले सुन लेना 5 वर्ष। दूसरी बात शब्दकोश, यहां से पूछा जाता सवाल, आप जब स्कूल गए थे आपके पास कितने शब्द थे? जेब चेक की कभी जाते हुए? तकरीबन 2100 से 2500 शब्दों की जानकारी अपने को जब स्कूल गए थे तब थे। अपना जो अभी का शब्दकोश है, अभी का जो शब्दकोश है वो लाख से भी बाहर है। अब शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि तुम्हें लाख शब्द याद है। याद नहीं है, याद तो हमें केवल 10% ही है। अभी अगर मैं तुमसे लिखाऊं 10% भी बहुत हो, 10,000 शब्द तुम नहीं लिख पाओगे। याद का मतलब है अपने अचेतन मन में और अर्धचेतन मन में बहुत कुछ है। भाई अभी तुम्हें कौन कौन सी चीजें याद है, या कौन कौन से नाम है जो याद दिख रहे हैं, या जिनसे पिछले 1-2 दिनों में तुम प्रभावित हुए हो, बाकी कोई नाम याद ही नहीं है। अब जैसे यहां बैठे हो, किसी के दिमाग में गुलाब जामुन नहीं आ रहा है, अब आया है, बाकी पहले किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आया गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन का जैसे ही नाम लिया तो सब कुछ याद आ रहा, किसी को टेंट भी दिख रहा है, देख ना, ये बात है। तो भाषा की शब्दावली जो होती है वो अचेतन और अर्धचेतन मन में होती है, ये याद रखिएगा। और ये याद रखना, अनुभव की परिधि में जो आपने देखा वो शब्दकोश में गिना जाता है, और अचेतन और अर्धचेतन मन में वही चीज जा सकती है जो तुम्हारे साथ कभी ना कभी हुई है। जैसे सपने आते हैं, तुम लोगों को आते हैं सपनों, जब भी सपने आते हैं तो आपने कभी, जैसे अभी तो तुम घर वालों को नहीं कहते हो क्योंकि कहने लायक सपने ही नहीं आते तुम्हें, कहने लायक सपने आते थे तब कहते थे, तब घर वाले अपने को एक ही बात कहते थे कि बेटा दिन की बात कोई मन में रह गई है इसलिए रात को आई। इसका मतलब क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं अर्धचेतन मन में थी, वो आई है। कभी आपने अपने आप को सपने में मरते हुए देखा क्या? मरे ही नहीं तो कैसे देखोगे, असंभव चीज है, कभी नहीं। सांप काटने वाला होता है, जाग जाते हो। जैसे एग्जाम हॉल में बच्चा बैठ तो तैयारी करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूं, बाकी अपने ऐसे नहीं सोचना कि मेरे को ऐसा सपना नहीं आता है। जो अच्छी तैयारी करते हैं उनको एग्जाम टाइम में बहुत भीषण सपने आते हैं। ओमार सीट बर्रा भरी नहीं जा रही है, एग्जाम सेंटर पर लेट हो रहा है, क्यों? वो ये दिन, ये तैयारी करने वालों को आते हैं, अपने तो वही है बेसिक सपने चलते हैं।
अब कई बच्चे सोचेंगे दिन को तो मैं बहुत रंगीन बातें सोचता हूं, रात को तो मेरे सपने में सांड पीछे भागता है, कभी सांप पीछे भागता है। वो सपने तुम्हारे लक्षणों के अनुसार आ रहे हैं, वो अर्धचेतन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो वो चीजें जो आती है वो अचेतन अर्धचेतन मन से निकल के आती है, याद रखिएगा। तो अपना शब्दकोश जो है वो स्कूल गए थे तब 2100 से 2500 शब्दों का था। अब सवाल सुनना मेरा, क्या एक बालक का शब्दकोश, एक ही समय में दो बालक पैदा हुए हैं और उन दोनों का शब्दकोश क्या परिवेश से प्रभावित हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। भाई आप लोग शहर में आए थे, अपन शुद्ध लगभग ग्रामीण परिवेश से आते हैं यहां पर। कोई शहरी है तो एक अलग मुद्दा है, शहरी है तो उसको वो भाषा के मामले में गांव की शब्दावली से गरीब है। हम शहर में जब आए थे पहली बार, तो ये चीज मैंने भी अनुभूत की है, तुमने भी की है। जैसे पहली बार मान लो शहर में आए, आपके मित्र जो यहां रह रहे थे शहर में आपसे पहले, वो आपको एक जूस कॉर्नर लेके चले गए और जूस पीने के लिए गए वहां पर। अब अपन गांव के आदमी ठहरे, गन्ने के अलावा हमने तो कुछ पिया नहीं पहले। ये कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, ये मैं मेरा प्रत्यक्ष अनुभव बता रहा हूं, 2011 का जो अनुभव है जो मैंने लिया था। तो अब अपन वहां चले गए और जाते ही जो अपने से सीनियर होता है, जो यहां घूम रहा होता, पहले से उसने सब कुछ कर्म कांड कर रखे होते हैं, वो कहता ले बोल कौन सा जूस पिएगा। अपन एक ही उत्तर देते हैं, जो तुझे अच्छा लगता मंगा ले। ऐसा इसलिए नहीं कहते कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि अपना टोटली राम नाम सत्य है। नाम तो पढ़ लेते हैं पर अपने को पता नहीं है स्वाद कैसा है, नाम क्या, ये आएगा कैसा। तो जब जोधपुर आए, शहर में रहे, अब तुम्हें नाम पता है। तो परिवेश हमेशा इस शब्दकोश को प्रभावित करता है। सीटेट में सवाल मैंने शायद कल जिक्र किया था, उसका आया हुआ है परिवेश के संदर्भ में, कि एक बालक को पैदा होते ही जंगल में रख दिया जाए तो फिर उसका शब्दकोश किया था क्या, बात के वही वाला सवाल है। तो बिल्कुल परिवेश प्रभावित करता है, ये याद रख लेना। जैसे एक बच्चे के घर में टीवी नहीं है, उसको जाकर के तुम बोलो बेटा डोरीमोन, दादा को जाके बोलना आज घर पे फोन करना, बोलना बा है ना आज रूम पे मेरे डोरीमोन आया है। बा को पता ही नहीं तुम्हारे डोरीमोन क्या होता है, क्यों कभी देखा ही नहीं उन्होंने डोरीमोन। लेकिन जिनके घर में टीवी, उस बच्चे को बोलो मेरे रूम पे छोटा भीम आया था बेटा आज, वो तुरंत कहेगा मैं कल ही आ रहा हूं, पकड़ के रखो, बस काम करवाने बहुत सारे। तो कहने का मतलब है ये शब्दकोश उससे प्रभावित होता है। 5 वर्ष की अवस्था, 2100 से 2500 का शब्दकोश, और एक बालक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति कहां पर देता है? अभिव्यक्ति की अवस्था में 5 वर्ष, जो विद्यालय प्रारंभ की आयु मानी जाती है। हेडिंग डालो भाषा का विकास और लिखो नंबर 1 बिंदु। हाँ भाई लिखिएगा, नंबर 1 जिज्ञासा, दूसरा प्रयत्न अनुकरण, साथ में लिख दो भले अलग अलग लिख दो, प्रयत्न अनुकरण। इसमें डिटेल लिखाऊं क्या जिज्ञासा वगैरह में? ये टाइम पास है, फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। जिज्ञासा तुम पता है, लिखो दूसरा प्रयत्न, प्रयत्न के बाद अनुकरण। एक ही शिरोरेखा में, सॉरी एक ही रेखा में लिख दो पंक्तिबद्ध रूप से, जिज्ञासा एरो का निशान डाल के प्रयत्न, फिर अनुकरण, फिर अभ्यास, एक साथ में लिख दो। अब लिखिएगा, भाषा विकास की 4 अवस्थाएं होती है। भाषा विकास की 4 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 लिखे, प्रयत्न की अवस्था। प्रयत्न की अवस्था, इसके ब्रैकेट में लिखिएगा कोष्टक बना करके 1 वर्ष, 1 वर्ष, और लिखिएगा
इस अवस्था में बालक सर्वप्रथम सर्वप्रथम आकारांत ध्वनि उच्चरित करता है। आकारांत ध्वनि उच्चरित करता है। आकारांत ध्वनि उच्चरित करता है। ब्रैकेट में लिख देना 8 से 10 माह। 8 से 10 माह। लाइन चेंज करके लिखेगा, एक बालक सार्थक शब्द का उच्चारण, एक बालक सार्थक शब्द का उच्चारण, सार्थक शब्द का उच्चारण 12 माह की अवस्था में, 12 माह की अवस्था में करता है। दूसरा लिखिएगा अनुकरण की अवस्था, अनुकरण की अवस्था, इसमें लिखिएगा 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। और लिखिएगा इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक दो तीन शब्दों के टूटे फूटे 2-3 शब्दों के टूटे फूटे वाक्य बोल लेता है, वाक्य बोल लेता है जो उसकी आवश्यकता से संबंधित होते हैं, जो उसकी आवश्यकता से संबंधित होते हैं। उसके बाद में तीसरी लिखिएगा मूर्त अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष। मूर्त अमूर्त की अवस्था 3.5 वर्ष। लिखिएगा भाषा में कल्पना विकास की आयु, भाषा में कल्पना विकास की आयु इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक अपनी जरूरत के सभी वाक्य, अपनी जरूरत के सभी वाक्य स्पष्ट बोल लेता है, स्पष्ट बोल लेता है। चौथा लिखिएगा अभिव्यक्ति की अवस्था 5 वर्ष। अभिव्यक्ति की अवस्था 5 वर्ष। इसमें लिखिएगा इसे विद्यालय प्रारंभ की आयु कहते हैं, इसे विद्यालय प्रारंभ की आयु कहते हैं। विद्यालय
प्रारंभ की आयु कहते हैं। इस अवस्था में बालक, इस अवस्था में बालक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देता है, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति देता है तथा यहां बालक का शब्दकोश, यहां बालक का शब्दकोश 2100 से 2500 शब्दों तक होता है। 2100 से 2500 शब्द तक होता है। ये हुई बात आपके भाषा विकास की अवस्था और पदों के बारे में। हाँ भाई, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, छोटा सा बिंदु है, बात करेंगे। सवाल क्या बनेंगे वो सुन लो। एक ही सवाल है और अभी तक जो पूछा गया है, आपके पास पुराने मॉडल पेपर वगैरह होंगे, होने भी चाहिए, उसमें देख लेना। एक सुनिश्चित सवाल पूछा गया है। सवाल क्या, 99% में जवाब भी फिक्स था, वो भी देख लेना आप। अगर सवाल एग्जाम में 10 बार आया तो 9 बार उत्तर उसका वही था। सवाल आता, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, और 99% का उत्तर यह था, उपर्युक्त सभी में। आज तक जितने प्रश्न पत्र बने हैं वहां पर आया। पर अब ऐसे नहीं कि फिर सिद्धांत क्यों पढ़ा रहे, उपर्युक्त सभी याद हो गया, आगे बढ़ो। वो इसके साथ में शिक्षण के सूत्र डाल के भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सीटेट वगैरह में बहुत बार पूछते हैं हिंदी शिक्षण में, तो ये आता है। तो सिद्धांत सभी पे ये चलता है। अब सिद्धांत होते क्या है वो सुनिएगा। सबसे पहली बात, सिद्धांत क्या है। दूसरी बात, सिद्धांत का प्रयोग अपन कैसे करेंगे। आप लोग कई बार बोलते हैं मेरे जीवन का ये सिद्धांत है, मेरा ऐसा सिद्धांत है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा ऐसा सिद्धांत है कि मैं ये करता ही नहीं हूं। सिद्धांत का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए बनाए गए नियम, जिसकी परिपाटी पर अगर हम चलें तो हमें उस कार्य में क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। तो एक शिक्षक के तौर पर तुम्हारे क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए जिससे तुम्हारा पाठ सरस बन जाए, मतलब नीरसता खत्म हो जाए, तुम्हारे पाठ में बच्चे रुचि लेने लग जाए। और केवल रुचि से कुछ नहीं होता है, बच्चों को समझ में भी आए। तो ऐसे क्या सिद्धांत अपनाए जाए कक्षा में। एक शिक्षक के नैतिक धर्म के नाते शिक्षक को एक कक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी सिद्धांत की परिपाटी में आपको सिखाया जाता है। तो सबसे पहली बात सुने ध्यान से, पाठ चयन आपस में बात नहीं। हाँ, पड़ोसी को ज्ञान मत दो, मैं फिर से कह रहा हूं। पड़ोसी भी उसी मौके की तलाश में है कि तू कब माइक बंद करे और कब वो अपना चालू करे, तो अपने देना ही नहीं है ज्ञान। और मेरी ये समझ से बाहर बात है, यहां जाने के बाद में भी तुम ऐसा तो है नहीं कि सीधे के सीधे रूम पे जाओगे, लटकते लटकते जाओगे, चाय की थड़ी पर बैठोगे। और बैठते भी किसते ये भी समझ में नहीं आया आज तक। 5 मिनट बैठ बातें करते, 5 मिनट दोनों शुद्ध मोबाइल चलाते हैं, फिर उठ जाते चलते हैं। पता नहीं मनुष्य का क्या होगा।
एक कोरोना काल में एक तस्वीर आई थी जिसमें लिखा हुआ था साफ तौर पर प्रतीकात्मक तस्वीर है, शायद आप में से किसी ने देखी भी होगी। बड़ी अच्छी तस्वीर थी, उस पर लिखा था प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक तस्वीर कभी अखबार में लिखा है तो ये सोचना है वो नियोजित तस्वीर है, मतलब उसको ऐसे तैयार करके फिर फोटो ली गई है। उस प्रतीकात्मक तस्वीर में ये लिखा था कि मोबाइल ने नजदीकियां बढ़ा के फिर दूरियां किस कदर की अपने बीच में। उसमें एक फोटो थी बहुत शानदार, और मर्म अगर कोई समझ सकता उस दर्द को तो आदमी अनुभूत कर सकता है। ये घर की तस्वीर है और इस घर में इतना बड़ा एक सोफा लगा हुआ था, चारों तरफ बच्चे सो रहे हैं, लटक रहे हैं सोफे पे, बीच में उनकी नानी बैठी है। ऊपर लिखा हुआ है कि छुट्टियों में बच्चे नानी के घर गए और सब बच्चों के हाथ में मोबाइल था। तो ये कोई तस्वीर सामान्य नहीं थी, इस तस्वीर ने बहुत कुछ बयां किया। हम पास होके भी इतने दूर हो चुके आदमी से, एक रूम में बच्चे रह रहे हैं या एक ही मकान में तुम या एक ही हॉस्टल में ऊपर नीचे रहते हो, फिर भी हम चल के नहीं जाते, बिल्कुल निक में बैठे तो भी नहीं जाते हैं, मैसेज करते सो गया क्या। पहली बात तो ये बहुत भयंकर सवाल है, सोया होता वो जवाब ही नहीं देता। खैर वो तो मैसेज, हम तो उस मारवाड़ से आते जहां गहरी नींद में सोए आदमी के पास जाते हैं, फिर उसको ऐसे ऐसे जगाते हैं, फिर पूछते हैं सो रहा था क्या, मतलब जगाया खाए यार इसको। तो खैर फोन है तो दोस्त से थोड़ी दूरी बना के रखे। वास्तव में मैं आपको समझाऊंगा, दोस्त दोस्त नहीं होता है, कंपटीशन में दोस्त दोस्त होता है जिंदगी का सबसे बड़ा, वो समझ में बाद में आएगा। पाठ चयन विभाजन क्या होता है सुनना, अपने समय का शिक्षण सुनना, और वास्तविक शिक्षण क्या होता है वो सुनना। अपने को जब स्कूल टाइम में पढ़ाया जाता था, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे रहे हो जिनको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया हो। मैं एक सरकारी विद्यालय के परिवेश की बात उस समय की कर रहा हूं जब मैं स्कूल में पढ़ाता। अपने गुरुजी आते थे, क्लास में घुसते सीधा, पहली बात तो उनका मूड होता तो पढ़ाते हैं, उसके बाद में पढ़ाने से पहले अपने से पूछते, हाँ छोरा बता कहां पढ़ा रहा था कल, कौन सा पाठ चल रहा है। हम कहते सर 12वां पाठ चल रहा है। 12वां पाठ कौन सा, अच्छा किताब ला। देखा फिर पता चला अच्छा झांसी की रानी पढ़ा रहा था। ये अमनोवैज्ञानिक है, इसके कई सारे कारण है, मैं भी दूंगा आपको। पहले तो एक शिक्षक के नाते जब तुम स्कूल जाओ तो तुम पाठ का चयन करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि दैनिक पाठ योजना पहले दिन बनाई जाती है, बाद में नहीं बनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो तुम्हें पहले से ये पता होता है कि मैं कक्षा में जाके कौन सा पाठ पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है विभाजन का सिद्धांत, ये इसी के साथ ले रहा हूं। विभाजन का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी भी पाठ्य सामग्री को एक साथ बालक पर थोपा नहीं जाए। अपने तो सामाजिक में और हिंदी में ऐसी ऐसी चीजें आई हुई है कि गुरुजी इंटरवल के बाद आते थे, छुट्टी तक 6-7 पाठ पढ़ा के चले जाते थे और फिर कहते थे गृह कार्य कर लेना। 15-20 दिन बाद में आते थे, लाओ कॉपी लाओ चेक करता हूं। विभाजन का सिद्धांत यह कहता है कि चयन जब पाठ का करोगे तो पाठ को तुम 3 से 4 से 5 से जितने आपको कंफर्ट जोन लगता है उस पाठ का, उसके अनुसार तुम उस पाठ को बांट लोगे। और यह निश्चित होता है एक टीचर का कि एक कक्षा में आज इतना ही पढ़ाऊंगा, इसमें इतने उदाहरण दूंगा, ऐसे समझाऊंगा, ये बातें पहले से निश्चित होती है। लेकिन अपने तो हिंदी सामाजिक का कोर्स तो खड़े करके करवाया गया था, आधा पाठ तू पढ़ ले राधा, तू पढ़ ले राधा, तू पढ़ ले, और सवाल तुम सब कर लेना। हम तो उस समय से आए हैं जहां पर कविताएं टीचर ने नहीं पढ़ाई, कम से कम कविता तो दोवे तो पढ़ाने चाहिए, वो भी नहीं पढ़े, वो भी खड़े करके पढ़ा दिया। और गुरुजी चिल्लाते और थे क्लास में, जब कोई दोहा पढ़ते थे फिर कहते थे रुक, और फिर कहते थे वाह क्या खूब कहा है कवि ने। क्या कहा वो कभी नहीं बताया। उस समय अपने को भी लगता है यार मतलब कवि ने कुछ खूब ही कहा होगा, तब सर ने भी इतना मुंह फाड़ के कहा वाह क्या खूब कहा है। अब समझ में आया गुरुजी को खुद को ही पता नहीं था कवि क्या कह रहा था, पता होता ना गुरुजी बता देते। बस अपने को भी लगता है कोई भारी बात कही होगी, अपने क्या कह दिया यार बात खत्म। तो एक तो सिलेबस बांट के पढ़ा करें, हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटी हुई सामग्री जो होती है वो आपको सीखने के लिए प्रेरित करती है। जैसे उदाहरण के लिए
आपने एक गाइड खरीद ली संपूर्ण थर्ड ग्रेड के लिए, पूरे थर्ड ग्रेड की एक गाइड खरीदी। एक साथ खरीदोगे तो मान के चलो 1000 पेज तो आराम से आ जाएंगे। जोश जोश में खरीद तो लेते हैं हम लोग। कई बार आदमी को जोश दो वक्त ही आता किताब खरीदने का, या तो जिस दिन विज्ञप्ति आती है या जिस दिन परीक्षा की डेट आती है, उस दिन वो हाथ पानी लेता, फिर बस आज से जो हो गया सो हो गया, मैं ये शपथ लेता हूं कि अब मैं पढ़ाई करूंगा। और उस दिन तुम किताब खरीद के लाते हो। अब जोश जोश में आपने 1000 पेज की किताब खरीद ली, किताब खरीद के टैक्सी में डाल के जैसे तैसे रूम पर ले गए, टेबल पर रखा। अब बुढ़ापे में चाय और उतर गई, चाय पी आपने, फिर चाय पीने के बाद आंख खुली, टेबल पर देखा इतनी बड़ी किताब, ये किसकी है? फिर ख्याल आया ये गलती तो अपने से हुई है, फिर आप पलायन कर लेते हो। क्यों? इतनी बड़ी किताब कब पढ़ेंगे, कब पढ़ी नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी तुम पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तुम। फिर एक रोज ऐसे बैठे थे, भाई उस किताब से तो तुम पहले तो पलायन यूं कर चुके हो, इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ी जाएगी। उसके बाद में रिस्क भी तो नहीं ले सकते इतनी बड़ी किताब को लेकर के। रात को मान लो पढ़ने बैठो, और बैठते तो तुम 5 मिनट और 5-7 मिनट बाद में तुम ऐसे धीरे 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 खत्म। और 1000 पेज की किताब लेके अगर सो जाए आदमी तो सुबह उठे ही नहीं। और फिर वही है, दोस्त फोट में लगाते रहे, बहती हवासा था वो, किताब के नीचे दब गया, वो ढूंढ के लो। अब क्या ढूंढ के लाए, किताब के नीचे वो खत्म है वो। अब एक रोज क्या हुआ, आपको दिमाग में ऐसे लगा यार कुछ भी कह लो, गाइड में साइकोलॉजी बड़ी अच्छी दी हुई है, मैं क्या करता हूं साइकोलॉजी को फाड़ के अलग कर लेता हूं। उसको अलग कर लिया। अब साइकोलॉजी की किताब आपके पास इतनी सी है, आपको लगे ये तो पढ़ ही सकता हूं। फिर एक रोज लगा नहीं यार पर्यावरण अलग कर लेते हैं, विधियां अलग कर लेते हैं। ऐसे करके किताब के 10 टुकड़े कर दिया आपने, और 2 महीने बाद में आपने देखा कि वो सारे टुकड़े 2-2 बार पढ़ लिया आपने। ये केवल मनोवैज्ञानिक दबाव था, बाकी सामग्री वही है, तुम भी वही हो, दिमाग भी वही है, समय भी वही है, और साधन भी वही है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने पढ़ लिया। किस वजह से? मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो गया। क्यों? अब तो इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा करके। तो हमेशा पाठ चयन के बाद में विभाजन होना चाहिए, चाहे पढ़ो चाहे पढ़ाओ, दोनों जगह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, क्रियाशीलता का सिद्धांत। गुरुजी ने तो पाठ को बांट तो लिया, लेकिन बच्चे अगर सक्रिय नहीं हो पाठ में, इसके 2 कारण होते हैं। या तो शिक्षक का जो पाठ प्रस्तुतिकरण है वो नीरस होता है, जो बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। जैसे अभी तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो तो इसके पीछे अगर पूरी क्लास मुझसे नहीं पढ़ रही है या मेरी क्लास में नहीं जुड़ रहे हो तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर 2-4 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उनका कोई इलाज नहीं, ना ही शिक्षक जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये एक अलग वातावरण है। फिर भी मैं मानता हूं कि अगर सारे बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो शायद शिक्षण में कुछ कमी रहती है, मैं इस बात को मान के चलता हूं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि गुरुजी ने पाठ योजना भी अच्छे से बना ली, विभाजन भी बढ़िया से कर लिया, लेकिन अगर बच्चे सक्रिय ही नहीं है तुम्हारे पाठ में तो तुम्हारा पाठ असफल है। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य यह है कि बालकों को सिखाना है, और बालक तुम्हारे साथ 100% जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर पाठ तुम्हारा असफल है। तो सक्रिय रखने के तरीके क्या होते हैं? अपने समय एक तरीका चलता था, फिक्स था वो। गुरुजी जब पाठ पढ़ते थे तब अपने को क्या कहते थे? बेटा ध्यान रखना, मैं कभी भी पूछ सकता हूं कहां पढ़ रहा हूं, उंगली रखना है। और ये भारत में उंगली करने का सिस्टम वहां से पैदा हुआ था, गुरुजी ने शुरू से सिखाया है कि हर काम में उंगली करें। अब अपन ऐसे ऐसे उंगली घुमाते थे। और कई बच्चे क्या होते हैं, इसीलिए कहता हूं केवल शरीर का चलना सीखना नहीं होता है, मस्तिष्क का चलना भी साथ में जरूरी होता है। कई बार अपने साथ होता था, उंगली चल रही है, सर की आवाज सुनाई दे रही है, अपने दिमाग में ख्याल आ गया कुछ और, अब वो अक्षर दिखने बंद हो जाते हैं। केवल ऐसे कोई भगवान की कोई आकाशवाणी कैसे होती है वैसे एक दूर तक आवाज सुनाई देती है, गुरुजी बोल रहे हैं, अपनी उंगलियां चल रही है, गुरुजी अगले पेज पर जा चुके हैं, अपन यहीं पर है। मास्टर जो सामने खड़ा होता है ना, वो शिक्षक, वास्तव में ही चाणक्य ने सही कहा था, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। वो आदमी का थोबड़ा पढ़ लेता है कि आदमी क्या कर रहा है,
और गुरुजी ने आज तक अपनी क्लास में जो तीर दागा था वो कभी असफल हुआ ही नहीं, उनको शिकार मिला ही मिला पक्का। ऐसे कभी हुआ ही नहीं जिससे पूछा बता कहां पे पढ़ रहा हूं और उसने बता दिया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। अपने को लगता है सर को कैसे पता चलता है, सर चेहरा देख के ही पता करते इसकी घड़ी में 12 बज रहे मुंह पर, इसी को पकड़ना। क्योंकि गुरुजी खड़ा भी करे 2-4 मारने को भी नहीं मिले फिर तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। 2-4 भसीड़ की आवाज जब तक स्कूल में नहीं जाए तब तक सर को भी स्वाद नहीं आता है। अपना चेहरा बता देता। अब सर कह रहे कहां पढ़ रहा हूं, अब बच्चा 4 उंगलियां यूं करके यहां पढ़ रहे हो, यहां कहां, यहां सर यहां पढ़ रहे हो, अरे मैं तो 3रे पेज पे पढ़ रहा हूं, यहां कहां। मतलब बच्चा एक्टिव नहीं है। तुम बच्चों को एक्टिव कैसे रखोगे? मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान तुमसे यह कहता है कि बच्चों को जो भी अंश पढ़ाया जाता है उस अंश में से छोटे छोटे सवाल पूछे जाएं, जिसे कहा जाता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्नों का मतलब होता है जिसकी जानकारी तुम बच्चों को पहले करवा चुके हो। हम लोग परिभाषाओं में लिखाते हैं इस बात का बोध होता है, इस बात का बोध होता है। मतलब जो जानकारी तुम बच्चों को दे चुके हो वो जानकारी, उसमें से प्रश्न पूछना। कभी भी पढ़ाते समय ट्राई कर लेना तुम बच्चों को इतना सा कहना, बेटा जो पढ़ा रहा हूं ये गद्यांश पूरा होते ही सवाल पूछूंगा। फिर भी मारवाड़ी बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, वो कहीं ना कहीं दिमाग में एक आशा की किरण लेके चलते हैं, सर यूं ही मजाक कर रहे हैं थोड़ी पूछेंगे। एक आध बच्चा तो अपने को लाइटली लेके चलेगा क्लास में, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते एक मिसाइल दाग देनी क्लास में, ऐसे घुमा के हाँ आप बताओ। फिर देखो बच्चों के कान ऐसे खड़े हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अब आक्रमण कभी भी हमारे ऊपर हो सकता है, ये आदमी मजाक तो नहीं कर रहा है। तो क्रियाशीलता के लिए बोध प्रश्नों का प्रयोग करें। तीसरी बात, बात नहीं जीवन संबंधता का सिद्धांत सबसे बढ़िया तरीका पढ़ाने का। देखो मैं अगर आपको इवन मान के चले कि भाई 25 से 30 घंटों का मेथड्स का मैटर रहता है, मैं अगर सीधा सीधा अगर किताबी रोल में पढ़ाऊं तुम्हें तो ये हॉल अभी तक तो लगभग 30% ही होता। पहली बात तो किताबी का मतलब जो किताब में लिखी वो सीधी कॉपी पेस्ट करवाऊं और मैं आपको 10 घंटे में पढ़ा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो चीजें है क्या जो किताब में लिखी वो बोल नहीं थे, लिखो फटाफट फिर अभी लिखा दो 12-13 सिद्धांत। लेकिन तुम रुचि क्यों ले रहे हो पाठ में, तुम सीख कैसे रहे हो? सबसे बड़ा सिद्धांत है ये, कभी भी बच्चों को पढ़ाओ और आपको लगे कि आपका पाठ बोझिल हो रहा है, क्लास का वातावरण नीरस चल रहा है या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सबसे बढ़िया चीज होती है हमेशा कोशिश करो उदाहरण बालक के जीवन से जोड़ के दीजिएगा। और यह तभी हो सकता है जब आप ये करोगे। ऐसे तुम कोई कंप्यूटर नहीं हो कि वहां पर ऐसे क्लिक किया और जनरेट हो गया, नहीं होगा। इसके लिए बहुत समय लगेगा। तुम्हें 8 से 10 साल पढ़ा दोगे तब तुम्हारे अंदर एक फिक्स एग्जाम्पल तय मतलब सेट हो जाएंगे कि ये बोलने पर ऐसा बोलूंगा, ये बोलने पर ऐसा बोलूंगा। गणित वाले गुरुजी कभी आप अपने आप को हल्के फुल्के आपको जादूगर लगे होंगे। आपने पूछा विविध प्रश्नमाला का सर सवाल नंबर 13वां, सर इसके उत्तर पीछे कुछ और लिखे हुए मेरे कुछ और आ रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रश्न ही बोल दिया बिना किताब हाथ में लिए। बोला वही है क्या, रामू एक साइकिल को 15% हानि पे खरीदता है और ये लाभ पे बेचता है, ऐसे कर वही है क्या? हाँ सर वही है। उसके उत्तर 472 आ रहे हैं, पीछे 372 लिखा हुआ गलत है। आपको लगे यार आदमी को मतलब किताब याद है पूरी, वो रटी नहीं है उसने, उसका अभ्यास हुआ है। तो उदाहरण जनरेट नहीं होंगे, तुम ये मान के चलो। उदाहरण तुम्हें पहले दिन घर पे बनाने पड़ेंगे कि मैं मेरे पाठ को अच्छा कैसे बनाऊंगा, उसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो जब भी कभी पढ़ाओ आपको लगे कि समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए हमेशा उदाहरण जीवन संबंधता का देना है। तुम्हें यह लगता है कि क्लास में बच्चों ने हाँ सर बोला और सबको समझ में आ गया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। स्कूल में कभी तुम ये आवाज सुनोगे नहीं कि ना सर। कुछ भी पढ़ा देना तुम, बच्चे एक ही बात कहें, समझ में आया? हाँ सर। उनको पता यार कि ना बोलेंगे तो ये कूटेगा आदमी, और फिर भी अपने को तो समझ में वैसे ही नहीं आना है, तो अपन मार उसी समय खा लेंगे जब टेस्ट लेगा ये। तो सबसे पहले ऐसे पूछना नहीं है, बच्चों से सवाल करने हैं। अब आपने एक विशेषण का टॉपिक पढ़ाया, 2 उदाहरण लिखाए आपने विशेषण के, और आप विशेषण के जब 2 एग्जाम्पल लिखाओगे
और जब बच्चों को 2 उदाहरण दोगे, बच्चों को ये लगेगा विशेषण अच्छा, इतना सही तो विशेषण है। स्कूल का बच्चा बहुत चालाक होता है। आप उसे वहां पर 2 उदाहरण दिए, काली टोपी और एक लिखा लाल जूता या लाल कोट। आप उससे पूछो समझ में आया तो चल बता 2 उदाहरण बता तो अपने मन से। बालक टोपी को लाल बना देगा, कोट को काला कर देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा अपनी तरफ से। लिख के ले लो मेरे से, कभी प्रयोग कर लेना। इवन पड़ोस में कोई स्कूल है प्राइवेट, वहां जाके 5 मिनट पढ़ा के देख लेना, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं देगा। अगर दिया है तो उसको समझ में आ गया फिर। और 99% बच्चे ऐसे होंगे वो केवल इस सैद्धांतिक जानकारी तक ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तब विशेषण आपको लगा कि आपने बच्चों से पूछा नहीं समझ में आया, तो फिर बच्चे को खड़ा करो, बोलो बेटा इस किताब को भूल जाओ, तेरे कमीज कैसा पहना हुआ है? बोला सर भूरे रंग का है। ये कमीज का रंग भूरा है, ये इसकी विशेषता है। बता तू गोरा है कि काला है? सर मैं गोरा हूं, ये तेरी विशेषता है। तेरा दोस्त गोरा है कि काला है? ऑफिशियल बात है काला है, दोस्त गोरा होता ही नहीं है, काला है सर। अच्छा तेरे बैग का रंग कैसा है? बोले हरा रंग है, ये इसकी विशेषता है। पेंसिल का रंग कैसा? लाल है, ये इसकी विशेषता है। तू सच्चा है कि झूठा? सर मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, ये तेरी विशेषता है। अब बच्चे को तुरंत समझ में आ गया, अच्छा मतलब यही कांड है विशेषण का कुल मिला के। अब वो उसको घर जाकर के दोहराएगा, बहन काली है, भाई काला है, पापा ऐसे है, मम्मी ऐसे है, ये पंखे का रंग ऐसे है, कूलर का रंग ऐसे, इसका रंग ऐसे, टीवी ऐसी, वो ऐसी है। उसके विशेषण चिर स्थायी हो जाएगा। कभी भी जब पाठ्यक्रम की चीजें बालक के जीवन से जोड़ दोगे तो उससे सरल तरीका बालक को सिखाने का हो ही नहीं सकता है। फिर तो अगर वो बूढ़ा भी हो जाएगा और अंतिम यात्रा भी चल रही होगी तो भी वो विशेषण पढ़ा देगा। 1 मिनट रुको, जा तो रहा हूं, कफन का रंग सफेद है, विशेषण है, सुन लो, मैं तो वैसे ही जा रहा हूं, तुम पढ़ लो। और ये जो पास में रंगीन कपड़े पहन के चल रही है, ऐसा रंग विशेषण है। कहने का मतलब क्या है? चिर स्थायी हो जाता है। जीवन संबंधता का सिद्धांत पढ़ाने के लिए सबसे बेहतर होता है नंबर 4 सुने, अनुकरण का सिद्धांत। नंबर 5 अभ्यास का सिद्धांत। सामान्य है, कभी भी उदाहरण देने से कुछ नहीं होगा, बालकों से अनुकरण प्लस क्या करवाना है? अभ्यास। ये आप सीख के आए हो अभी कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगली बात सुने, नंबर 6 सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी कक्षा के लिए। अपने साथ बहुत अन्याय हुआ था इसको लेकर के, इसका ख्याल नहीं रखा तो तुम शिक्षक नहीं हो। अपने जब बात आती है पाठ पढ़ाने की, पाठ का मतलब क्या होता है? जब खड़े करके पाठ पढ़ाया जाता था, क्या संपूर्ण कक्ष को पाठ पढ़ाया था? क्या कभी नहीं पढ़ाया। फिक्स होता था, गुरुजी की 2-3 तो पूंछड़ी हुआ करती थी अपने क्लास में, जो आगे पीछे घूमती रहती थी, जो डस्टर लाते थे, सर के लोटा लेके आते थे, रजिस्टर लाते थे, चौक लाते थे। हमें तो कभी कभी क्लास में भी ऐसे लगता था कि मतलब पाकिस्तान से विस्थापित है हम, तो ऐसे आए हुए हैं, मतलब कभी भी नागरिकता भंग हो सकती है क्लास की। ये गलत है। एक धारणा बनी हुई अपने कि जो बच्चे पीछे बैठते हैं वो पढ़ते नहीं है। क्यों बनी? इसका जिम्मेदार कौन है? शिक्षक है। पीछे वाले बच्चे जब ऐसा काम शुरू होता है, जैसे पाठ पढ़ा दिया, तो उनको लगता है अपनी जिम्मेदारी इतनी है कि गुरुजी कहाँ पढ़ा रहे हैं इतना ध्यान रख लेना है, बाकी होमवर्क तो संजीव पासबुक ऑल इन वन है अपने पास में, अपन छाप लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी पढ़ने वढ़ने का काम ये आगे जो 2-4 बैठे हैं विद्वान ये पढ़ेंगे, अपना कोई काम नहीं है। कारण क्या था? इनके साथ सौतेला व्यवहार वास्तव में एक शिक्षक ही करता है। बड़ी आश्चर्य की बात होती है, एक प्रतिज्ञा जो वर्ष पर्यंत बोली जाती है, पूरे साल बोलते हैं, हर साल बोलते हैं, कम से कम 200 दिन तो कार्य दिवस होते ही होते हैं। भाई कम से कम 200 बता रहा हूं, 200 कार्य दिवस एक साल में बोलते हो। 8वीं तक आते आते 1600 दिन बोल दिया आपने, फिर भी 8वीं के बच्चे को प्रतिज्ञा नहीं आती है। बड़ी विडंबना है। इसका मतलब कतई मनोविज्ञान ये कहता है कि ये नहीं है कि बालक को याद नहीं है, इसका सबसे मोटा कारण होता है कि बालक को अपनी कक्ष के अंदर अभिव्यक्ति का कभी मौका ही नहीं दिया गया। भाई तुम्हें मैं अपनी कक्षा में ही खड़ा करके कभी किताब नहीं पढ़वाऊं, बोलने का मौका नहीं दूं,
और फिर मैं रीट और थर्ड ग्रेड के जो हमारे पास में 25-30 हजार बच्चे हैं उनको एक स्टेडियम में डाल के कहता हूं अब तुम बोलो, तो जब ये तो अपना घर है, हम अपने घर में ही नहीं बोल पाएंगे तो और लोगों के सामने कैसे बोल पाएंगे। कभी भी आपने नोट किया होगा जो प्रतिज्ञा बोलने आता था और उसको प्रतिज्ञा याद होना नहीं होना बाद की बात है, जिससे गलती होती थी उसके कभी भी देख लेना हाथ ऐसे सीधा रहा ही नहीं था, उसका हाथ हमेशा ऐसे ही करता था, ऐसे ऐसे जैसे माता आने वाली होती है बस थोड़ी देर में। क्यों? उसके ऊपर अभिव्यक्ति को लेकर के अनावश्यक दबाव होता है। उसके पैर कभी देखे हो तो देखना ऐसे पैर ऐसे कांपते रहते जैसे अभी गिरने वाला मिर्गी आएगी, जैसे उस स्थिति में जाता था। इसका कारण जिम्मेदार बालक नहीं है, इसका जिम्मेदार है एक शिक्षक का कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की हुई अवहेलना है। सबको पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अरे 12वीं के बच्चे से अखबार पढ़वाते हैं, 12वीं का बच्चा अखबार नहीं पढ़ पाता है, यह बड़ी विडंबना की बात है। पहली बात तो वो 12वीं में आया कैसे, फिर इसका मतलब उसे लिखना आता है पर उसका उच्चारण विकसित नहीं हुआ है। और कभी कभार मौका दे भी देते हैं तो शिक्षक कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं देते हैं तो बालक होता है, कठिन शब्द आते उससे जंप कर लेता, उसको पढ़ता और नहीं है। इंग्लिश पढ़ाते समय तो हमने ये हमेशा किया है, जब अंग्रेजी गुरुजी पढ़ाते थे तो जैसे ही कोई लंबी स्पेलिंग आती थी तो या तो अपने को खांसी आ जाती या छींक आ जाती, या फिर अगर कुछ भी दोनों ही नहीं होते तो अपने मारवाड़ी बच्चे का मैंने फिक्स देखा है, सार और एवे को नहीं, वो सोच रहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तूने नहीं किया, स्पेलिंग इतनी लंबी आई पढ़ी नहीं जा रही, तू मार खा फिर। और फिर उस स्पेलिंग को छोड़ा, आगे से पढ़ना शुरू कर दिया, अपना काम हो गया। तो व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखें, सभी बच्चों को मौका देना ध्यान रखें, सबसे पढ़वाएं, एक से पाठ नहीं पढ़वाना है। अगली बात सुने, बात नहीं, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत, किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह पाठ मैं कक्षा में क्यों पढ़ा रहा हूं। क्यों का मतलब यह नहीं कि सिलेबस में इसलिए पढ़ा रहा हूं, क्यों का मतलब है यह पाठ बालकों को क्या सीख दे के जाएगा। मैं इस पाठ के मार्फत बच्चों के अंदर कौन सा कौशल विकसित करूंगा, बच्चों को किस उद्देश्य की पूर्ति होगी। क्या मैं केवल ज्ञानात्मक बातें बताऊंगा, क्या भावात्मक चीजें भी चलेगी, क्या क्रियात्मक पक्ष भी चलेगा। तो इस उद्देश्य निर्धारण के सिद्धांत के माध्यम से यह पता होना चाहिए। जैसे दीपदान एकांकी पढ़ा रहे हो, दीपदान तो पढ़ा होगा एकांकी, लगभग सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, पर यह छोटी कक्षाओं में पाठ में आता, आज भी 9th क्लास में चलता है। तो दीपदान एकांकी जब पढ़ाया जाता तो आपसे कभी पूछ ले उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है अभिवर्त्यात्मक, एक बालक में त्याग, समर्पण और देशभक्ति के गुण पैदा करना, जिससे यह सिखाया जाता है कि पन्ना धाय के जो है चंदन रूपी एक दीपक था, बेटा दीपक पुत्र के लिए आया वहां पर, वो चंदन रूपी एक दीपक था, उस दीपक का भी उसने देश की रक्षा के लिए, उस मेवाड़ की रक्षा के लिए स्वामी भक्ति का परिचय देते उसने दान कर दिया था। तो इससे यह गुण विकसित होता है बालक में कि हमें भी जीवन में आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो एक सिद्धांत आता है आपके मूल्यांकन का सिद्धांत। अगर तुम्हें कोई ये घोषणा कर दे, तुम्हें यह कह दे कि बेटा तुम्हारे तैयारी तो बढ़िया करो अच्छे से, बाकी एग्जाम अगले जन्म में वापस लेंगे, जब ऊपर मिलेंगे फिर नीचे चलेंगे तब। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे एग्जाम हो ही नहीं तो तुम पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ते हैं। आपके सीखने की गति देखो, एक भर्ती आती है, एक भर्ती से पहले का वातावरण होता है, भर्ती से पहले के वातावरण में भी कई बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं और तुम उसका खुद साक्षात उदाहरण हो। भाई तुम लोग रीट से पहले शुरू हो गए थे थर्ड ग्रेड की कोचिंग करना। इसके पीछे दो कारण है, एक तो तुम पहले में पास थे और दूसरा यह था कि वहां पर कोई फिक्स नहीं था कि थर्ड ग्रेड कब होगा, लेकिन फिर भी तुम तैयारी कर रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे सीखने की पढ़ने की गति कम थी, लेकिन फिर भी एक वो अंदर चेतक नहीं दौड़ रहा था।
लेकिन अब जनवरी में संभावित एग्जाम है, तो चेतक चल 5 मार्च 5 जनवरी को है। हाँ, अब जनवरी में डेट है, तो अब तुमने सीखने की गति बढ़ा दी। अरे बात नहीं, शांति। हाँ सर, शांति धर के रखें। बुढ़ापे में ऐसे हंसते हो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, है ना। सुनो आराम से। फिर अगर तुम्हें ही मैं बार बार कहूं शांति शांति शांति, तो फिर एलडीसी वालों को तो मैं बीच में जाके बैठ जाऊं फिर उनके, है ना। अच्छे से बैठा करे, सुने आराम से। अब सुनना, अब 5 जनवरी को तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम्हारे सीखने की गति, पढ़ने की गति स्वतः ही क्या है, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्या होने वाला है, मूल्यांकन होने वाला है। तो मूल्यांकन बालक का समय समय पर होना चाहिए, जिससे बालक सीखता है। दूसरी बात, उसको अपनी कमजोरियां पता चलती है, क्या कमियां। जैसे तुम यहां टेस्ट देते हो, हालांकि टेस्ट में बच्चे पता नहीं क्या मान के चलते हैं कि टेस्ट क्यों करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है। मैं मेरा एक निजी मत कह रहा हूं कि टेस्ट करवाने का मोटा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि एक बालक के पेपर अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी को विकसित किया जाता है, कि समयबद्ध रूप से पेपर अटेंड कैसे करना है, माइनस मार्किंग की क्षमता को कम कैसे किया जाए। क्योंकि मारवाड़ी आदमी तुक्के लगाने में माहिर होता है। 15 मिनट अगर तुम्हें एग्जाम में एक्स्ट्रा मिल जाए तो तुम एक बार तो ओमार और कॉपी को उल्टा मार लोगे। फिर बैठे बैठे सोचोगे यार 5 सवाल भर लेते हैं, और 1 सही हुआ 4 गलत हुए तो घर से कुछ नहीं जाना है। अगर 2 सही हो गए तो बढ़िया है, 3 सही हो गए और ही बढ़िया, और 4 तो हो गए तो वारे न्यारे हैं, पर अपने तो 5 ही खोटे होते हैं। तो ये टेस्ट इसलिए लिया जाता है आपके, कि आपके जो है पेपर अटेंड करने की कैपेसिटी जो है वो विकसित की जाती है। तो एक बार इन सिद्धांतों को उतारो, फिर आगे लेता हूं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत नंबर 1 लिखें। ये सारे के सारे विधियों में चलेंगे, जिनको स्वतंत्र लिखा जाएगा। आपको विधियों के बारे में बताया जाएगा, विधियों में लिखाऊंगा ये विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर काम करती है, ये विधि सिद्धांत पर काम करती है, तब आपको ये याद आना चाहिए। नंबर 1 लिखें, पाठ चयन व विभाजन का सिद्धांत। पाठ चयन व विभाजन का सिद्धांत। पाठ चयन व विभाजन का सिद्धांत। दूसरा लिखें, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा लिखें, जीवन संबंधता का सिद्धांत। जीवन संबंधता का सिद्धांत। जीवन संबंधता का सिद्धांत। चौथा लिखें, अनुकरण का सिद्धांत। पांचवा लिखें, अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत। छठा लिखें, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। सातवां लिखें, उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। आठवां लिखें, मूल्यांकन का सिद्धांत।
हाँ भाई, सवाल अगले सिद्धांत से पहले आपको अगर सीखना है, सीखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है? जिज्ञासा खत्म है, जिज्ञासा छोड़ो, जिज्ञासा हो गई। हाँ, क्या? अभिप्रेरणा। आपने पढ़ा होगा स्किनर का कथन, सीखने का राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। जैसे कई बच्चे होते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, मोटिवेशनल शायरी सुनते हैं, मोटिवेशनल क्वार्ट्स लिखते हैं या लगाते। लिखना अच्छी बात है, लिखना सीख है, अलग बात है। या कोई ये सोचता है कि किसी के मोटिवेशन को सुना जाए तो कुछ ऐसे मजा आ जाए। वो मोटिवेशन जो होता है वो एक बाह्य उद्दीपक है आपका, तो शायद कुछ समय के लिए आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन आपको प्रज्वलित कभी भी नहीं कर सकता है। आपको प्रज्वलित एक ही आदमी, एक ही शख्सियत कर सकती है, खुद को जला सकती है, वो तुम खुद हो। थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है। मैं तो कहता हूं अंदर भी फेंक दो, फिर भी उसकी इच्छा होगी तो ही पानी पिएगा, बाकी नहीं पिएगा, कोई मुद्दा नहीं है। अब तुम थॉर्नडाइक के घोड़े हो, घर वालों ने तुम्हें यहां भेज दिया है, पानी पियो, तुम्हारी इच्छा है तो, और नहीं है तो मत पियो। कुछ है कोशिश तो करते हैं, यहां मुंह खोल के पानी तो लेते हैं, बाहर जाके थूक देते हैं पानी। मतलब क्या हुआ? अनुकरण तो कर रहे हो पर अभ्यास नहीं कर रहे हो, घर जाके ज्ञान को स्थायी नहीं कर रहे हो। तो अभी प्रेरणा जब तक एक बालक में जागृत नहीं हो जाती है तब तक बालक कभी भी नहीं सीख पाता है। बॉर्डर मूवी देखी थी, जब देखी थी तब 4 घंटे लगा था कि बस जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, बस फौजी बनना है और पाकिस्तान पर गोले दागने हैं। और उस समय तो अगर तोप में गोले की जगह तुम्हें डाल के भी दाग देते तो भी तुम तैयार थे कि नहीं, दाग दो, मैं चला जाऊंगा पाकिस्तान। मूवी खत्म, मोटिवेशन खत्म। बाहर आते ही देखा बड़ी सी कंबल ओढ़ के ऐसे मुंह दिख रहा थोड़ा सा, बोला ठंड पड़ रही है। अरे अभी तो तू पाकिस्तान से लड़ने जा रहा था। अरे वो गली बातें हैं, वो मूवी में ऐसे पागल बना रहे, ऐसे नहीं जाते, ठंड लग रही है। वो कितनी देर तक तुम्हें प्रेरित किया? आदमी का अभी प्रेरित होना परम आवश्यक है। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात अभिप्रेरणा का सिद्धांत। जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी कि हे निर्लज्ज प्राणी पढ़ाई कर ले, तब तक तुम कभी नहीं पढ़ोगे। लिख के ले लो, ये अभिप्रेरणा है तुम्हारी। 10वां सिद्धांत सुनो, बाल केंद्रण का सिद्धांत। हाँ भाई, बाल केंद्रण का सिद्धांत पहले है ना, मुंह ऊपर रखो। अभी तक तुम्हारा सिद्धांत पढ़ा रहा, मुंह ऊपर क्यों था पता है? तुम्हें लगा कि ये इसमें कुछ लिखाएगा। अब तुम्हें पता सीधे पॉइंट ही उतारने, तो पहले उतार लेते, क्योंकि बाद में क्या पता ये साथ में से जेब में डाल के ले जाए तो नहीं रहे पीछे। कितना भी कह लो तुम्हारी आदत कभी नहीं सुधरेगी। जब पढ़ाया जा रहा केवल पढ़े, लिखने से भला हो तो किसी और बैच की फोटोकॉपी दिलवा दूं आपको, आराम से सुनो। हाँ दिलवा दो, मना नहीं करेंगे, सुनो आराम से। बाल केंद्रण का मतलब क्या होता है? आज की मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा है उसमें आपने स्पष्ट पढ़ा, सुना, देखा, समझा है कि जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पहले जो अपने टाइम की शिक्षा चलती थी वहां पर बाल केंद्रित नहीं हुआ करती थी, शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी। शिक्षक केंद्रित का मतलब क्या है? हालांकि जब हम स्कूल में थे तब भी ये मनोविज्ञान आ चुका था, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा मैंने मेरे टाइम में तो देखी नहीं। गुरुजी से कभी भी सवाल पूछा तो एक ही जवाब मिला, बीच में क्यों बोलता, मूर्खा बन जा। और मैं अगर ईमानदारी से कहूं, इस शिक्षा के मंच से बोल रहा हूं, मैंने टीचर का फील्ड चुना इसीलिए था क्योंकि मैं 7वीं क्लास में, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था घर वालों ने, बाह्य उद्दीपक की वजह से। ताऊ जी का लड़का था, 8वीं में प्राइवेट स्कूल में जाता था, वो मेरिट में आया था उस समय। बोला ये मेरिट में आया, तुझे भी आना है, तो भेज दिया 7वीं क्लास में। बोला 7वीं 8वीं वहीं पढ़ना। 7वीं क्लास में इतना कूटा गया था मैं गणित विषय में। एक तो होता सामान्य मारना अलग होता है, कूटना अलग होता है। मतलब मुझे ऐसा महसूस क्या, आज भी मेरे दोस्त वगैरह, ताऊ जी का लड़का, हम कभी बैठते हैं, हम गांव से काफी बच्चे जाते थे, तो वो ऐसे कभी कभी याद करते हैं, यार मतलब उस स्कूल में जाते थे, मजे थे। तो मेरा एक ही कोटेशन होता है
कि मजे तुम्हारे होते थे, मुझे तो ऐसा लगता मैं मुर्गा बनने जाता था वहां। पहले पीरियड में भी मुर्गा था, लास्ट भी संस्कृत का पीरियड गणित वाले गुरुजी का आता था, तो हमें तो पहले ही मुर्गा बना देते वो। तो मेरे मन में उस समय से एक ही था कि मास्टर बनना है, ऐसे नहीं बच्चों को पढ़ाऊंगा यार, इस जन्म का हिसाब यही करके जाऊंगा मैं, बच्चों को कूटूंगा दबा के, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन वास्तव में प्राइवेट स्कूल में मारते भी बड़े खतरनाक तरीके से थे। और ऐसा नहीं कि 8वीं में मेरिट में नहीं आया, मैं आपको कल याद रहा तो मार्कशीट ला के दिखाऊंगा। मेरी जोधपुर मेरिट में 54वीं रैंक थी और मेरे गणित में 94 नंबर आए थे 8वीं में। तालियां मत बजाओ, सुनो, मेरे आगे बैठा उसके 100 में से 100 आए थे। गणित मुझे आज भी नहीं आती, उस समय भी नहीं आती थी। मैंने छाप लिए पूरे के पूरे, घर वाले बड़े भावुक हो गए थे। बोला 600 में से 515 नंबर, हमारे तो किसी पूरे परिवार में नहीं आए किसी के। बोला अब तो पक्का गणित इतना अच्छा है तो बस 11th में इसको तो गणित ही दिलाएंगे और इंजीनियर बनेगा। मुझे लगा ये बर्बाद करे, उससे पहले सच्चाई बताना बढ़िया है। 10वीं की छुट्टियों में बताया, मैंने कहा मेरे आगे जो लड़का बैठता उसके 100 में से 100 है, मैंने उसकी कॉपी देख के ही चिपका है, ये मुझे गणित नहीं आती है, फालतू गणित में घुसा दिया तो औकात तो 12वीं में आएगी बार, और 11th में मार और खाओ। फेल का डर नहीं था मुझे, डर डंडों का था। तो जब तक बाल केंद्रित शिक्षा नहीं चलेगी तब तक ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और बाल केंद्रित शिक्षा चलेगी मित्रों तो एक सिद्धांत और चलेगा, उसे कहते हैं जनतंत्रीय शिक्षण का सिद्धांत। जनतंत्रीय शिक्षण का मतलब क्या होता है? वास्तव में किसी भी कक्ष यहां हो, स्कूल में हो, शिक्षा हमेशा जनतंत्रीय होनी चाहिए। जनतंत्रीय मतलब बालक की कोई जिज्ञासा होती है, एक शिक्षक का नैतिक धर्म होता है कि वो उसका समाधान करेगा। इसलिए मैंने कल आते ही बोला भी कोई सवाल हो आप बिंदास पूछा करें, कोई दिक्कत नहीं है। जनतंत्रीय शिक्षण यही कहता है। स्कूल में नहीं होता अपने साथ में ऐसा, सवाल पूछते ही हाँ खड़ा हो जा, बीच में क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं तो इसका भुगत भोगी आदमी हूं, मैं तो भुगत के आया हूं। मैंने जब मेरे को पढ़ाने का बोला, मैंने 12th पास करते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, और मैंने पहला विषय चुना था इंग्लिश पढ़ाना। इसका मतलब ये भी नहीं मुझे इंग्लिश आती है। मैंने रात भर सोचा क्या पढ़ाऊं, फिर मैंने कहा अगर हिंदी पढ़ाई तो गले में आ जाएगी, बच्चे अर्थ पूछ लेते हैं। अपने पढ़ाओ, अंग्रेजी ना बच्चों को आती ना अपने को आती, मस्त पढ़ाओ, आ जाओ वापस। पर काबुल में गधे पाए जाते हैं, ये बीरबल ने अकबर को कहा था। एक क्लास में लड़का आता था राजेश, जीवन में कुछ ऐसे पात्र होते जो छप जाते हैं, हर बार उसकी याद ही नहीं रहती, कुछ राजेश जैसे बच्चों की यादें भी रहती है। वो हर तीसरे दिन कोई स्पेलिंग का अर्थ पूछता था, सर इसका अर्थ क्या? सर को तो इतना ही आता, रात को जो किताब में लिखा वही आता है सर को। मैं मेरी किताब खुद ले जाता था इंग्लिश की, उसमें ट्रांसलेशन लिखता था, और वो मेरी विशेषता थी वहां। सर अपनी किताब खुद लाते रहे, खुद नहीं लाए तो टू द हेडमास्टर से आगे सर को ही नहीं आता है। वो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा मुर्गा बना था। वो जब भी कहता सर इसका अर्थ, खड़ा हो जा, तू धूप में मुर्गा बन जा, तब तक मैं पढ़ा के निकल लेता। राजेश जाने, राजेश का काम जाने। 3 महीने बाद रिटायरमेंट ले लिया, इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे। रात भर जागो राजेश के लिए, राजेश तो फिर तैयार, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जनतंत्रीय शिक्षण चलना चाहिए, याद रखिएगा। अगली बात, नियोजन का सिद्धांत। एक व्यवस्था होनी चाहिए, उदाहरण की व्यवस्था होनी चाहिए, सीखने सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सहायक यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं पाठ पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते याद अपने गुरुजी को तो पढ़ाते पढ़ाते याद आता था, आधा पाठ पढ़ा दिया, उसके बाद ऐसे चेक करते हैं, अच्छा जा तू चौक ले रहा, और गाड़ियां निकलती थी क्लास से 4-5, धूम धा, और जो ऑफिस तक पहुंच गया वो तो बच गया, बाकी वाले आते थे। पूरा कालांश खराब, सीधा सा। तो नियोजन पहले होना चाहिए। अब पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया, अरे मानचित्र तो लाया ही नहीं, जा ऑफिस में जा मानचित्र ला। ऑफिस में मानचित्र लाने के लिए बच्चा, तुम्हें क्या लगता बच्चा लेके आएगा सीधा? इतना ईमानदार नहीं होता बच्चा। बच्चा सारी वस्तुएं चेक करेगा, अच्छा ये है, हाँ ये किस काम का सर के,
बच्चा नहीं आता है। तो ये सारी चीजें नियोजित होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो अगले 3 सिद्धांत उतारो। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रण का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रण का सिद्धांत, जनतंत्रीय शिक्षण का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। आगे की बात सुने। अच्छा, उतार रहे हो? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रण का सिद्धांत, जनतंत्रीय शिक्षण का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। अब सुनो आगे की बात। ये आपके स्पष्ट लिखा हुआ है अलग से। इसका मतलब है कि इससे सवाल अच्छे से पूछे जाएंगे तुमसे। हाँ भाई, बताएं भाषा के कौशल कितने होते हैं? 4। अगर यही सवाल बदल दे वो, और वो ये पूछे कि भाषा के कौशल के प्रकार कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो होता है अभिव्यक्ति कौशल, एक होता है ग्राह्य कौशल। याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि भाषा के 4 कौशल, बड़े अच्छे से सुनना, एग्जाम में सवाल और भी आता है इससे जुड़ा हुआ। भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहली बात, एग्जाम में सवाल थोड़ा सा बदल दे तो थोड़ा उसको आपको भी खुद को बदल के सोचना है। वो अगर ये कहे एग्जामिनर तुमसे कि बेटा बताओ भाषा शिक्षण के कौशल कितने होते हैं? 7। शाबाश, कितने होते हैं? 7 होते हैं। भाषा के कौशल 4 होते हैं। भाषा शिक्षण के कौशल NCERT के अनुसार हिंदी शिक्षण के लिए अनिवार्य कौशलों की संख्या 7 होती है। अब कुछ बच्चों को लगेगा 7 कौन से, मैंने नहीं पढ़े। तुमने सब पढ़ रखे हैं, मैं नाम बताऊं सब याद आ जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, श्यामपट कौशल आता है, पुनर्बलन कौशल आता है, सहज प्रश्न कौशल आता है, प्रस्तावना कौशल आता है। ये अपने प्रशिक्षण के दरमियान चले थे। वो 7 कौशल होते, चाहे उद्दीपन कौशल आता है, व्याख्या कौशल आता है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल आता है, वो 7 कौशल चले थे। तो भाषा के कौशल तो होते 4 और भाषा कौशल के प्रकार होते हैं 2। चार कौशल: श्रवण, मौखिक, पठन और लेखन। 2 कौशल के प्रकार कौन कौन से? अभिव्यक्ति कौशल, दूसरा ग्राह्य कौशल। इसको उतार लो, आगे की कहानी अपन कल लिखेंगे।